नमस्कार साथियों, आज की यह वीडियो जो भारत का भूगोल है उसी पर बनाई गई है। इसमें हम भारत के भूगोल को पूर्ण रूप से नोट्स के माध्यम से समझने और पढ़ने का प्रयास करेंगे। मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि जो भी आपको याद करना है वो यहीं पर याद हो जाए, क्योंकि मैं नोट्स को वही शामिल करता हूँ नोट्स में जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती हैं। अन्य सभी बातें मैं स्किप कर देता हूँ और केवल शॉर्ट नोट्स के रूप में यह प्रोवाइड कराए गए हैं, तो आपको इन्हें याद करने या फिर रिवाइज करने या फिर नोट डाउन करने में भी कोई अधिक परेशानी नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अपना फीडबैक दीजिए और मेरा भी मनोबल बढ़ाइए। और अगर शेयर कर सकते हैं तो यह भी मैं आपसे अपेक्षित कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। आज के नोट्स बहुत अच्छे हैं। इसमें मैंने भारत का जो भूगोल है उसके जो सभी भाग हैं भौतिक भूगोल के, उनको यहाँ पर शामिल किया है। नदी तंत्र हो गए या फिर मानसून की भी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो भी मैंने यहाँ पर शामिल करी हैं। तो अच्छे नोट्स हैं और जल्दी याद हो जाएगा। क्विक रिवीजन के लिए ये बेहद ही प्रभावी होंगे। तो देखिए, हम प्रारंभ करते हैं भारत के भूगोल से। भारत के भूगोल में सबसे पहले हम भारत को समझने का प्रयास करते हैं, उसकी बाउंड्रीज को। तो भारत का आपने नक्शा अगर देखा है तो भारत ये है, एक हिमालयी क्षेत्र है, यहाँ एक उत्तर पूर्वी हिमालय है, फिर यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार है, राजस्थान का मरुस्थल है, उत्तर भारत के मैदान हैं और तटीय क्षेत्र है, प्लस कुछ यहाँ पर द्वीप समूह हैं, अंडमान और लक्षद्वीप। ये भारत के भौतिक भूगोल को विभाजित करते हैं। इन्हीं को आज हम समझेंगे। प्रारंभ से समझें तो देखिए, भारत का जो ये उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, यानी उत्तर से दक्षिण का विस्तार की बात की जाए तो यह है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर तक है। और पूर्व से पश्चिम विस्तार की बात की जाए, यानी पूर्व से पश्चिम के विस्तार की बात की जाए तो यह है 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर। यह आंकड़े आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन गया तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए। उत्तर से दक्षिणी विस्तार है 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2933 मीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। सबसे पहले भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो वह है किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु है किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो वह है गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। गुहार मोती जो कि गुजरात में है। अब हम सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो वो है इंदिरा कौल। कन्फ्यूजन ना हो, एक इंदिरा कौल है, एक इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा कौल सबसे उत्तरी बिंदु है और जो इंदिरा पॉइंट है वो सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। कभी पूछ सकता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में। रिवाइज करने का प्रयास करें तो किबुथु हो गया सबसे पूर्वी बिंदु, गुहार मोती हो गया सबसे पश्चिमी बिंदु, इंदिरा कौल हो गया सबसे उत्तरी बिंदु, इंदिरा पॉइंट हो गया सबसे दक्षिणी बिंदु, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। याद हो गया होगा यहीं पर। ठीक है, आगे देखें तो अब देखते हैं हम एक भारत में से एक मानक समय रेखा, जो भारत का मानक समय रेखा है ना, भारत की मानक समय रेखा की बात की जाए तो देखिए, भारतीय मानक समय रेखा की बात की जाए तो यह कहां से गुजरती है, इसका अक्षांश या देशांतर क्या है और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, वो सभी बातें यहां पर मैंने शामिल करी। पहली बात, यह 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर से गुजरती है। आपको यह याद रखना है, कभी पूछ लिया तो 82 फिर 1/1/2 भी लिख सकता है कहीं पर, वो 30 को 1/2 लिख सकते हैं आप। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से यह गुजरती है। यह उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर स्थान है, यहाँ पर एक नैनी स्थल आता है, नैनी, आप मिर्जापुर ही याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर यह गुजरती है। यह भारत के 5 राज्यों से हो, ऐसे जो भारत का नक्शा देखा ना हमने, यह है भारत का नक्शा, तो जो मानक समय रेखा है वो कुछ ऐसे गुजरती है। अब यहाँ पर मिर्जापुर, तो ये जो भी राज्य इस पर लग रहे हैं, इनके 5 राज्य लगते हैं, ये बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देखिए ये 5 राज्य कौन कौन से हैं देखें तो इनमें से कभी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 5, इनको याद करने की भी मैंने ट्रिक बनाई है, वो है म्यू का ओ। आपको म्यू का ओ याद रखना है। म्यू का ओ, एम से मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। तो आपको ट्रिक याद करनी है म्यू का ओ। ये 5 राज्य हैं जहां से भारत की जो मानक समय रेखा है वो गुजरती है। ठीक है, जो ग्रीनविच रेखा होती है, यानी 0 डिग्री जो इंग्लैंड में है ना, ग्रेट ब्रिटेन में ग्रीनविच है, वहां से जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कितना आगे चलती है, तो हमें पता है हम वहां से 5.5 घंटा आगे चलते हैं। अभी वहां 12 बजे होंगे तो यहाँ 5:30 बजा होगा। ठीक है, तो 5.5 मिनट आगे चलता है, 5.5 घंटे आगे चलती है। तो रिवाइज करने का प्रयास करें तो भारतीय मानक समय रेखा की बात की जाए तो यह पहली बात, इसका देशांतर यह 82 डिग्री और आधा मिनट, यानी 30 मिनट पूर्वी देशांतर से चलती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है, जिसकी ट्रिक है म्यू का ओ। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा,
यहीं पर याद करने का प्रयास करिएगा इसे। और ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं जो कर्क रेखा है उसके बारे में। कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा यह भी भारत से होकर गुजर, 3 हम मानक रेखाएं पढ़ते हैं पृथ्वी के ग्लोब पर। एक तो भूमध्य रेखा हो गई, एक कर्क रेखा जो उत्तर में, और मकर रेखा दक्षिण में। तो इन तीनों में से भारत से केवल कर्क रेखा होकर गुजरती है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में से गुजर कर्क रेखा, और जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी एग्जाम में कितनी बार नहीं बनाया कि ये कौन कौन किस राज्य से गुजरती है वाला क्वेश्चन, कितनी बार आपने देखा होगा। तो भारत के जो 8 राज्य हैं उनसे होकर यह गुजरती है। उन 8 राज्यों की बात की जाए तो वो हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर देखें, सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसे याद करने की ट्रिक वो जो सबको पता ही है, मित्र पर गमछा झार से हमने याद करते हैं इसे। मित्र यानी मिजोरम और त्रिपुरा, पर यानी पश्चिम बंगाल और राजस्थान, गमछा यानी गुजरात, म से गमछा यानी छ से छत्तीसगढ़, गमछा झार से झारखंड और त्रिपुरा, मित्र पर गमछा झार। ये इन 8 राज्यों को याद करने की ट्रिक है। आप लिख लेना और इसे बना लेना जो भी है, मित्र पर गमछा झार, इससे ये 8 राज्य बन जाते हैं। तो रिवाइज करने का प्रयास करें तो कर्क रेखा भारत से यानी ये 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम के स्थान पर वो मणिपुर देता है अक्षर, तो मणिपुर नहीं मिजोरम है। आगे बात करें तो जो भारतीय मानक समय रेखा जो हमने ऊपर पढ़ी वो और जो कर्क रेखा है वो एक दूसरे पर कहां पर काटती हैं एक दूसरे को, तो वो छत्तीसगढ़ में। दोनों में कॉमन कौन था? कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है और मानक समय रेखा भी छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो काटेंगे कहां पर? दोनों को छत्तीसगढ़ में कट करेंगे या प्रतिच्छेद करेंगे। तो यह याद रखना है आपको, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। अब अगला तथ्य है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहां पर होता है? दोनों को जोड़ने वाली पहाड़ी कौन सी है? तो नीलगिरी। ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आपको याद भी होगा ये। ठीक है। अब एक सोनभद्र जिला है यूपी का, ये देश का एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। कभी पूछ सकता है 4 राज्यों से कौन सा जिला सीमा साझा करता है, तो वो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। ठीक है। अब हम देखते हैं पुडुचेरी के बारे में। जो हम पुडुचेरी पढ़ते हैं ना, पहली बात, इसका विस्तार 3 राज्यों में, खास इसलिए है ये क्योंकि इसका विस्तार है जो वो 3 राज्यों में है। पुडुचेरी के 3 हिस्से हैं, एक है कराईकल, एक माहे और यनम। ये तीनों अलग अलग राज्यों में स्थित है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि पुडुचेरी के पहले तो 3 हिस्से याद करिए, कराईकल, माहे, यनम। कराईकल, माहे, यनम, कराईकल, माहे, यनम। अब तीनों कहाँ है? कराईकल तमिलनाडु में है, माहे केरल में है और यनम आंध्र प्रदेश में है। तो पुडुचेरी के 3 हिस्से हैं, तीनों अलग अलग राज्यों में फैले हैं। कराईकल तमिलनाडु में, माहे केरल में और यनम आंध्र प्रदेश में। ठीक हो गया। अच्छा रिवाइज हो रहा होगा जहां तक मुझे लगता है। अगर रिवाइज हो रहा है तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है। अब देखते हैं हम भारत की जो सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री है ना, किस किस देश से लगती है और सर्वाधिक किससे लगती है। तो मैंने उसी क्रम में सबसे अधिक से सबसे कम के क्रम में मैंने लगा रखे हैं। सबसे अधिक बांग्लादेश से, सबसे कम अफगानिस्तान से। और इसे याद करने की ट्रिक है जो है वो है बचपन MBA, यानी सबसे अधिक बांग्लादेश से, फिर चीन से, फिर पाकिस्तान से, फिर नेपाल से, फिर म्यांमार से, फिर भूटान से, फिर अफगानिस्तान से। यह है इसे याद करने की ट्रिक। कभी अवरोही क्रम या आरोही क्रम पूछे तो कभी भी कंफ्यूजन ना हो। तो भारत की सर्वाधिक सीमा अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे के क्रम में है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। याद करने की ट्रिक है बचपन MBA। ठीक है। अब हमें 3 रेखाएं देखने को मिलती हैं जो भारत और किसी विदेशी देश को अलग करती हैं। एक होती है रेडक्लिफ रेखा है, एक है मैकमोहन और एक है डूरंड। इनसे भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है और बहुत ही सरल है, अमूमन सबको यही याद होते हैं। रेडक्लिफ रेखा की बात की जाए तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है और डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। याद रहेगी, रेडक्लिफ भारत पाकिस्तान, मैकमोहन भारत चीन, डूरंड भारत और अफगानिस्तान। अब हम देखते हैं प्रमुख जल संधियों के बारे में। प्रमुख जल संधियों की बात की जाए तो इनमें हमें याद करनी है 4 सबसे महत्वपूर्ण। जो सरल है वो तो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। जैसे पाक जल संधि आता है भारत और श्रीलंका के बीच, अब वो तो रिवाइज नहीं कराना चाहिए ना। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। सबसे पहले हम देखते हैं 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। फिर देखेंगे 6 डिग्री चैनल। एक है 8 डिग्री चैनल और एक है 9 डिग्री चैनल, एक है 10 डिग्री चैनल। अब ये चैनल क्या है? ये अक्षांश की रेखाएं हैं।
अक्षांश 0 अक्षांश से ऊपर को जा रही है। 8 डिग्री यहाँ पर होगा, फिर 9 डिग्री यहाँ पर होगा, फिर 10 डिग्री यहाँ पर होगा, क्योंकि 0 बीच में होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 8 डिग्री किस किस के बीच है। सबसे पहले आपको 8 नहीं, सबसे पहले 10 डिग्री चैनल याद रखना है। 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच। ये मुझे जहां तक लगता है ये ही पूछेगा वो, अंडमान और निकोबार के बीच कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है। फिर उसके ऊपर में आइए 9 डिग्री चैनल जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है 9 डिग्री चैनल। फिर आता है 8 डिग्री चैनल जो मिनिकॉय व मालदीव के बीच में है। तो 3 याद करना। सबसे पहले 10 डिग्री चैनल तो सबसे महत्वपूर्ण है, अंडमान और निकोबार के बीच। फिर 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। फिर 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच। फिर अंत में एक आपको और याद रखना है, वो है 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल। इसकी बात की जाए तो यह ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच है। सुमात्रा जो इंडोनेशिया का आइलैंड है और ग्रेट निकोबार जो भारत का अंडमान निकोबार का हिस्सा है। तो निकोबार और सुमात्रा के बीच याद हो गया, चलो अच्छी बात है। अब हम समुद्री क्षेत्राधिकार की बात करें तो कहां पर तक हम किसी एक देश का हिस्सा बनता है उसकी बात की जाए तो 5 क्षेत्र बनते हैं। एक प्रादेशिक जल सीमा, एक संलग्न जल क्षेत्र सीमा, एक अन्य क्षेत्र सीमा, एक टेरिटोरियल बाउंड्री और एक जो बाहर का समुद्री क्षेत्र होता है वो। हमें 3 याद रखने हैं। एक तो कहां पर तक वो उसकी सीमा है, एक है प्रादेशिक जल सीमा, एक होता है प्रादेशिक जल सीमा, यह 12 समुद्री मील तक रहता है यहाँ पर अधिकार। एक होता है संलग्न क्षेत्र सीमा, यहाँ पर 24 समुद्री मील तक अधिकार रहता है। और एक होता है अनन्य क्षेत्र मंडल यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं हम जिसे, EEZ, वो रहता है 200 समुद्री मील तक। याद करिए, प्रादेशिक, फिर संलग्न, फिर अनन्य, 12, 24 और 200। प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील, संलग्न क्षेत्र सीमा 24 समुद्री मील, अनन्य क्षेत्र जलमंडल 200 समुद्री मील। याद हो जाएगा। अब यह है भारत का नक्शा, हमें पता है। इसमें जो दक्षिणी भारत के जो तट लगते हैं समुद्र से, उनके कुछ अलग अलग नाम हैं। जो तमिलनाडु वाला तट है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है, और जो केरल वाला तट है उसे मालाबार तट कहते हैं। याद रहेगा, तमिलनाडु वाला कोरोमंडल तट, केरल वाला मालाबार तट। जो ओडिशा और आंध्र प्रदेश वाला तट है उसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं, और जो गुजरात और महाराष्ट्र वाला तट है उसे कोंकण तट कहते हैं। ये 4 तट आपको याद रखने हैं। केरल वाला मालाबार, तमिलनाडु वाला कोरोमंडल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश वाला उत्तरी सरकार, गुजरात और महाराष्ट्र वाला कोंकण तट। याद रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जब फॉर्मेशन हो रहा था इस स्थल मंडल का, तो उस दौरान कुछ काल हमें पढ़ने पड़ते हैं, और उनकी जो महत्वपूर्ण बात, इनके बारे में इतना इतना पैराग्राफ लिखा है मैंने, वो क्योंकि काम का ही नहीं है वो, इनसे केवल एक एक क्वेश्चन बनता है और जो मैंने लिखा है वही बनता है बस। तो आप इन्हें याद करके जाइए। सबसे पहली बात पूछेगा, अरावली की पहाड़ियां किस काल में बनी। अब कितना बेहतर क्वेश्चन है, प्री कैम्ब्रियन काल में। इतना ही याद रखना है आपको इसमें, अरावली की पहाड़ियां कब बनी, प्री कैम्ब्रियन काल में। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, धारवाड़ तंत्र में कौन सा अयस्क अधिक मिलता है, या कौन सा खनिज मिलता है, लौह अयस्क। या फिर पूछेगा लौह अयस्क किस तंत्र में मिलता है, तो धारवाड़ में। दोनों क्वेश्चन याद कर, धारवाड़ तंत्र लौह अयस्क से जोड़ना है आपने। लौह अयस्क कहाँ मिलता है पूछेगा तो धारवाड़ तंत्र, और धारवाड़ तंत्र में क्या मिलता है पूछेगा तो लौह अयस्क। ऐसे ही विंध्यन तंत्र में जो चूना पत्थर वाला सामग्री है ना, औषधि चट्टानें, वो मिलती है विंध्यन तंत्र में। और एक आता है गोंडवाना तंत्र जिसमें कोयले के भंडार मिलते हैं। ये तो कई बार पूछा है कि गोंडवाना तंत्र में कौन से भंडार मिलते हैं, या फिर कौन सा खनिज मिलता है, या फिर कोयला किस तंत्र में पाया जाता है, तो गोंडवाना में। रिवाइज करें, प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली की पहाड़ियां, प्री कैम्ब्रियन काल में लौह अयस्क धारवाड़ तंत्र में, चूना पत्थर विंध्यन तंत्र में, और कोयले के भंडार गोंडवाना तंत्र। याद रहेगा। अब हम भारत को देखते हैं भू आकृति प्रदेश के आधार पर। भू आकृतिक रूप से भारत का विभाजन करते हैं। पहली बात हम पढ़ते हैं हिमालय को, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय को पढ़ने का प्रयास करते हैं। हमें केवल याद रखना है कि भारत हिमालय की क्या क्या परतें हैं और कहां पर कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है। आपने ईओ का पेपर देखा होगा, आरओ का पेपर देखा होगा, या फिर पहले भी पेपर देखोगे तो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। तो ये तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अच्छे से याद करना है। और 2-2, 3-3 पर्वत हैं, इतना याद करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय की बात की जाए तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो याद रखना है। इसके अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियां आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। बस इतना ही याद रखना है। ट्रांस हिमालय में जो सबसे ऊपरी हिमालय की परत है, उत्तर में स्थित है सबसे, वहां 3 है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और इसी काराकोरम में केटू पर्वत, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं ना, वो स्थित है। तो याद रहेगा। तो केटू पर्वत कहाँ हुआ, ये भी ट्रांस में ही हुआ। तो ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और केटू पर्वत। और यहाँ कुछ प्रसिद्ध ग्लेशियर भी हैं, जैसे सियाचिन हो गया, बाल्टोरो हो गया, हिस्पर हो गया, या फिर बियारो या बिफारो,
वो सभी भी ट्रांस हिमालय में है। तो याद कर लोगे ना, 3 तो पर्वत याद रखने हैं ट्रांस हिमालय के, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और 3 ग्लेशियर, सियाचिन, बाल्टोरो और विस्पर। अब हम देखते हैं महान हिमालय, जो हम ग्रेट हिमालय कहते हैं, इसे ही वृहद हिमालय भी कहा जाता है। महान हिमालय को ही वृहद हिमालय भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत भी हमें कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां याद रखनी है। पूछ लेगा कि नंगा पर्वत हिमालय के किस भाग में है, या फिर इनमें से कौन कौन महान हिमालय में स्थित है। तो कैसे भी बना सकता है क्वेश्चन, आप क्लियर करके चाहिए ना, 4-5, ठीक है। एक बार देखिए और दूसरी बार भी इस वीडियो को देखिएगा तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, मतलब एग्जाम से पहले, ठीक है। तो महान हिमालय में आता है एक तो माउंट एवरेस्ट, जो हम पढ़ते हैं सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंगा जो सिक्किम में पढ़ते हैं, नंगा पर्वत जो हम जम्मू कश्मीर में पढ़ते हैं, नंदा देवी जो हिमालय में पढ़ते हैं, और नामचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश में पढ़ते हैं। ये सभी शिखर भी हमें महान हिमालय में मिलते हैं। रिवाइज करिए, माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, नंगा पर्वत हो गया, नंदा देवी हो गया, और नामचा बरवा हो गया। और रिवाइज करें, महान हिमालय में 5 याद रखने, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी और नामचा बरवा। ये हमें महान हिमालय में याद रखने हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जो लघु या मध्य हिमालय है। लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय भी कहते हैं, हाँ, ये ध्यान रहे आपको। लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय भी कहा जाता है। तो लघु या मध्य हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं, वो बात करें तो यहाँ हमें 4 याद करनी है, 4। एक तो पीर पंजाल श्रेणी, यही आया था शायद योग के एग्जाम में कि पीर पंजाल श्रेणी किस मतलब पर्वत किस भाग में मिलती है हिमालय के। तो पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, मसूरी श्रेणी और कुल्लू व कांगड़ा घाटी, ये 4 आती हैं लघु या मध्य हिमालय में। फिर से रिवाइज करें, पीर पंजाल और धौलाधार, मसूरी जो उत्तराखंड में मसूरी है वो, और हिमाचल प्रदेश की कुल्लू व कांगड़ा घाटी। तो ये 4 आते हैं लघु या मध्य हिमालय। फिर से रिवाइज करें, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी और कुल्लू और कांगड़ी, ठीक है। अब हम देखते हैं हिमालय का जो सबसे निचला भाग आता है, जिसे हम शिवालिक या बाह्य हिमालय कहते हैं। सबसे ऊपर ट्रांस, फिर ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, फिर लघु या मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। इसके बाद आएगा जो उत्तरी गंगा के मैदान होते हैं वो। तो शिवालिक और बाह्य हिमालय में देखें तो यहाँ जो दून घाटियाँ हम पढ़ते हैं, जैसे देहरादून, हर की दून, ये पढ़ते हैं ना, तो ये शिवालिक या जो बाह्य हिमालय है वहाँ स्थित है। तो शिवालिक और बाह्य हिमालय में क्या क्या है, दून घाटियाँ हैं। और भाबर और तराई जो हम पढ़ते हैं, भाबर और तराई 2 टर्म पढ़ते हैं ना, ये क्या है मैं आगे समझाऊंगा इसे। तो ये भी शिवालिक में ही स्थित है। तो क्या क्या याद किया हमने शिवालिक में, दून घाटियाँ, भाबर और तराई, याद हो जाएगा ना, ठीक। अब हम देखते हैं हिमालय की जो श्रेणियाँ पढ़ी ना हमने, ये सब इनको विभाजित करने वाली रेखाएं भी होती हैं कुछ, और इनसे इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपने अगर PYQ देखे हैं तो आप समझ पाएंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो सभी के हम जो भी अलग करने वाली रेखाएं हैं वो याद करनी है और कंठस्थ करनी है यहीं पर। ये हमने देखे सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक, फिर गंगा का मैदान। तो इन्हीं के बीच में रेखाएं होती हैं। ट्रांस और महान के हिमालय के बीच में है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये पूरा डायग्राम बनाना है आपको, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना बचे। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो पहले 5 हिमालय लिखिए, फिर उनके बीच बीच में डालते रहिए, फिर आराम से करिएगा क्वेश्चन, ठीक है, हड़बड़ी में मत करिए। तो ट्रांस और महान के बीच में ITSZ, इसे कहते हैं सच्चर रेखा। इंडस सांगपो सच्चर जोन कहते हैं इसे, सच्चर जोन कहते हैं इसे। तो ट्रांस और महान के बीच में ITSZ, फिर महान और लघु के बीच में MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी मुख्य भ्रंश रेखा। यह हो गया महान और लघु के बीच में। फिर आती है लघु और शिवालिक के बीच में MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मुख्य सीमा भ्रंश, इसे कहते हैं MBF। फिर शिवालिक और गंगा के मैदान के बीच में HFF। आपको ये चारों याद रखने हैं। सबसे पहले तो 4 क्या क्या थे यहाँ के याद कर, तो ITSZ, MCT, MBF और HFF। फिर यहाँ से 5 को डालिएगा और उनके बीच में इन चारों को डालिएगा, पहले डायग्राम बनाइएगा, फिर आप इस एग्जाम को, फिर अगर कोई क्वेश्चन बताए तो फिर टैकल करिए, सीधे मत करिए। तो ट्रांस और महान के बीच में है ITSZ, महान और लघु के बीच में है MCT, लघु और शिवालिक के बीच में है MBF, शिवालिक और गंगा के मैदान के बीच में है HFF। हो क्या होगा याद? नहीं हुआ है तो याद यहीं पर करिए इसे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय को। उत्तर पूर्वी हिमालय में जो भी पर्वत श्रेणियां हैं उनकी बात की जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में 4 याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि ये पहाड़ी कहाँ है बस, ठीक है। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। क्या क्या? डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी, ये अरुणाचल प्रदेश में। फिर असम की पहाड़ियों की बात की जाए तो यहाँ 2 हैं, मिकिर और रेगमा। असम में है मिकिर और रेगमा। असम में क्या क्या है? मिकिर और रेगमा है, ठीक हो गया।
अब हम देखते हैं मेघालय की। ये तो सभी को याद होती ही हैं, गारो खासी जयंतियाँ, गारो खासी जयंतियाँ, गारो खासी जयंतियाँ। याद हो गया मेघालय। मेघालय में, असम में और अरुणाचल प्रदेश में हमने याद करी। ठीक है, अब हम देखते हैं हिमालय का विभाजन नदी तंत्र के आधार पर। यह भी कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है, कभी एग्जाम में बनेगा तो। हिमालय का विभाजन अब हम देख रहे हैं नदी तंत्र के आधार पर। तो नदी तंत्र के आधार पर हिमालय 4 भागों में, एक तो कश्मीर हिमालय, एक कुमाऊं या उत्तराखंड हिमालय, एक नेपाल हिमालय और एक सिक्किम हिमालय या फिर अरुणाचल हिमालय भी इसे कहते हैं। तो कश्मीर हिमालय, फिर उत्तराखंड या कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर सिक्किम हिमालय। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि कुमाऊं हिमालय किन 2 नदियों के बीच में है, नेपाल हिमालय किन 2 नदियों के बीच में है, कश्मीर हिमालय किन 2 नदियों के बीच में है, या फिर सिक्किम हिमालय किन 2 नदियों के बीच में। तो आपको इसमें भी डायग्राम बनाना है। सिंधु हो गई सबसे पूर्वी नदी, पश्चिमी नदी, और ब्रह्मपुत्र हो गई सबसे पूर्वी नदी। ठीक है, तो बस ऐसे ही करिए। सिंधु के बाद सतलज, सतलज के बाद इधर काली, काली के बाद इधर सिक्किम में तीस्ता, फिर तीस्ता के बाद ब्रह्मपुत्र। आपको हिमालय याद रखने हैं चारों, कश्मीर, उत्तराखंड या कुमाऊं या नेपाल और सिक्किम। फिर 5 नदियां, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। इनका क्रम याद रखना, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। सिंधु नदी, फिर सतलज नदी, फिर काली नदी, फिर तीस्ता नदी, फिर ब्रह्मपुत्र नदी। तो नेपाल हिमालय किन किन के बीच में, काली नदी और तीस्ता के बीच में। सिक्किम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में। अब मैंने इतने अच्छे नोट्स बना रखे हैं डायग्राम के थ्रू कि आपको जल्दी रिवाइज कर। अब मैंने ऐसे कोमा कोमा ऐसे के रूप में लिखा होता है, इसे पैराग्राफ के रूप में, तो नहीं बन पाता क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे आपको याद भी हो जाएगा और दिमाग में छप भी जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रमुख दर्रों के बारे में। भारत में जो भी प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं और उनसे संबंधित जो भी एक आध तथ्य हैं उनको भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक है बनिहाल दर्रा। क्या? बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो देखिए, बनिहाल दर्रे की बात की जाए तो पहली बात ये कहाँ स्थित है? यह है जम्मू और कश्मीर में। और याद ये रखना है कि इसी बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग निर्मित किया जा रहा है। तो बनिहाल दर्रे से 2 तथ्य, जम्मू कश्मीर में है और जवाहर सुरंग निर्मित की जा रही है। फिर एक आता है रोहतांग दर्रा। महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में है और यहाँ से 2 नदियों का उद्गम होता है, एक रावी और एक व्यास। तो रोहतांग दर्रे से 2 बातें याद रखनी, हिमाचल प्रदेश में है और यहाँ से 2 नदियाँ रावी और व्यास का उद्गम होता है। ठीक है, फिर आता है एक जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा बस कहाँ है याद रखिए? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। नाथुला दर्रा सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। फिर एक बोमडी दर्रा आता है, बोमडीला दर्रा आता है, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर एक दीफू दर्रा आता है, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बस केवल लोकेशन याद रखिए जहाँ से अन्य तथ्य नहीं। जोजिला जम्मू कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। और एक आता है शिपकिला। महत्वपूर्ण है क्योंकि शिपकिला दर्रे की बात की जाए तो यह हिमाचल प्रदेश में है। और जो सतलुज नदी तिब्बत में जो राक्षस ताल से आती है ना, तो भारत में एंटर कब कहाँ पर होती है? वो शिपकिला से ही एंटर करती है भारत में। सतलुज नदी का भारत में प्रवेश तो शिपकिला, आपको याद रखना है। सतलुज नदी का संबंध शिपकिला से, शिपकिला दर्रे से है बस। तो शिपकिला हिमाचल प्रदेश में और सतलुज नदी का प्रवेश होता है। और एक है तुजू पास, तुजू दर्रा, जो मणिपुर और म्यांमार के बीच में, यानी भारत और म्यांमार के बीच में तुजू पास है। ठीक है, मणिपुर और म्यांमार के। रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग पर निर्मित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में रावी और व्यास का उद्गम। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। नाथुला सिक्किम। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। शिपकिला हिमाचल प्रदेश, सतलुज का प्रवेश। तुजू पास मणिपुर और म्यांमार के बीच में। अब हम देखते हैं उत्तर भारत के मैदानों के बारे में। उत्तर भारत के मैदानों की बात की जाए तो यहाँ 4 टर्म आते हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर। इन चारों को समझिए, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता है और बहुत ही सिंपल है, एक एक लाइन का ये है। भाबर की बात की जाए तो गंगा के मैदान में सबसे पहले भाबर आता है, फिर तराई आता है। तराई भाबर कहते हैं तो सबसे ऊपर तराई नहीं, पहले भाबर फिर तराई आता है। भाबर की बात की जाए तो जब नदियाँ आती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े, बोल्डर, ये सभी लेके आती हैं। तो सबसे पहले वो उन्हें छोड़ना प्रारंभ करती हैं। तो नदियों द्वारा जब कंकड़ पत्थर छोड़े जाते हैं तो वहाँ पर जो नदियों का पानी होता है उनके नीचे से बहता है, तो नदियाँ यहाँ पर अदृश्य हो जाती हैं। बड़े बड़े पत्थर वगैरह जमा किए उसने तो नदियों का जो पानी है उसके नीचे से बहता है, तो नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं यहाँ पर, तो इसे कहते हैं भाबर। सबसे ऊपर भाबर, नदियों द्वारा जो लाए गए कंकड़ पत्थर हैं वो रहते हैं इसमें, और यहाँ पर नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा या तो क्रम के रूप में बनेगा, भाबर तराई करके, फिर नदियाँ अदृश्य कहाँ पर होती हैं ये बनेगा, तो फिर भाबर में अदृश्य हो जाती है। फिर आता है तराई। तराई की बात की जाए, अब भाबर के नीचे नीचे, अब बड़े बड़े पत्थर तो उसने ऊपर ही छोड़ दिए, फिर जो मिट्टी लेकर आएगी वो नीचे को बहाते जाएगी, तो दलदली क्षेत्र बन जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर नदियाँ पुनः दिखने लग जाती हैं और ये उपजाऊ क्षेत्र होता है।
तराई की बात की जाए तो जो मिट्टी वाला क्षेत्र हो गया, ये दलदली क्षेत्र हो गया, और यहाँ पर नदियाँ पुनः दृश्य दिखने लग जाती हैं, तो इन्हें कहते हैं तराई। ठीक है। एक टर्म आता है बांगर और एक खादर। बांगर और खादर की बात की जाए तो बांगर है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यानी जो नदियाँ नई मिट्टी लेकर आती है ना, तो ये बांगर में यहाँ पर पहुँच नहीं पाती। जो नदी का आसपास का एरिया वहीं पर छोड़ेंगी, ऊपर के जो एरिया होती हैं वो बांगर कहलाते हैं, ये वहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। और खादर में होती है नई जलोढ़ मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी होती है। तो बांगर और खादर में सिर्फ इतना याद रखना है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है बांगर, नई जलोढ़ मिट्टी है खादर। तो बांगर और खादर केवल, अब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि खेती के लिए कौन सी अच्छी होती है, तो जो नई उपजाऊ मिट्टी होगी वही तो जरूरी होगी ना, तो खेती के लिए खादर की जो जमीन होती है वो महत्वपूर्ण होती है। तो हमने देखा भाबर, तराई, बांगर और खादर। अब हम देखते हैं अपवाह तंत्र यानी नदी तंत्र के बारे में। तो भारत की जो भी प्रमुख नदियां हैं उनसे जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं वो मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। नदी तंत्र में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंधु नदी को। सिंधु नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम होता है बोखारचू हिमनद से। कहाँ से? बोखारचू हिमनद से। सिंधु नदी बोखारचू हिमनद से निकलती है, इतना तो याद करना ही। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो जो गिलगित है, श्योक है, जांस्कर है, और जो पंचनद है, ये पंचनद क्या है? सतलुज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, ये पंचनद के रूप में जाने जाते हैं। तो सिंधु नदी के ये सहायक हैं, सिंधु नदी की सहायक हैं ये। और सबसे महत्वपूर्ण एक तथ्य और है, एक सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता हुआ था कब? 1960 में। किसके नेतृत्व में? विश्व बैंक के नेतृत्व में। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि जो सिंधु नदी है इसके 20% जल का ही उपयोग करेगा भारत, ये कहा गया था। तो याद केवल इतना रखना है कि सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था, विश्व बैंक ने कराया था। और भारत कितना यूज़ कर सकता है? 20% यूज़ कर सकता है। तो सिंधु नदी को रिवाइज करें, बोखारचू हिमनद से निकलती है। सहायक नदियों में गिलगित, श्योक, जांस्कर और पंचनद हो गए। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में विश्व बैंक ने, और भारत 20% जल का उपयोग करेगा। अब हम देखते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी की बात की जाए तो यह दो नदियों से मिलकर बनती है, एक भागीरथी से और एक अलकनंदा से। गंगोत्री हिमनद से भागीरथी निकलती है, सतोपंथ हिमनद से अलकनंदा निकलती है। जब ये दोनों देवप्रयाग में मिलते हैं तो गंगा नाम से, ठीक हो गया, भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बनती है। पश्चिम बंगाल में इसी गंगा नदी पर एक फरक्का बैराज बनाया गया है, जहाँ पर से हुगली नदी को निकाला जाता है। तो फरक्का बैराज गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। अब जब ये गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। याद क्या करना है? अभी तक गंगा थी, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो पद्मा नाम से जानी जाएगी। फिर बांग्लादेश में यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है उससे मिल जाती है, और फिर मेघना नाम से जानी जाती है, और उसी नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए याद क्या करना है, गंगा बांग्लादेश में गई तो पद्मा नाम, फिर पद्मा ब्रह्मपुत्र से मिली तो मेघना नाम, फिर मेघना बंगाल की खाड़ी में मिल गई। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। चलो गंगा को रिवाइज करें। गंगा भागीरथी और अलकनंदा से बनती है। भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर, अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर, दोनों देवप्रयाग में मिलते हैं और गंगा नाम से। पश्चिम बंगाल में यह फरक्का बैराज बनाती है और हुगली नदी यहाँ पर से निकलती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के दौरान इसका नाम पद्मा हो जाता है। ब्रह्मपुत्र में मिलने के दौरान इसका नाम मेघना हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। अब यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना नदी का उद्गम है बंदरपूंछ चोटी। उत्तरकाशी के बंदरपूंछ चोटी में जो यमुनोत्री हिमनद है वहाँ से निकलती है यमुना नदी। इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी सहायक नदियों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और इसका सीरियल याद रखना चाहिए आपको। पश्चिम से पूर्व की ओर इसका क्रम है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अब एक केन बेतवा लिंक परियोजना चल रही है तो उससे केन बेतवा ही हमारे दिमाग में छप गया। केन बेतवा नहीं, बेतवा केन है वो। तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़े तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। इसे याद करिए CSB के। CS को याद करिए, फिर के आगे B डाल दीजिए। अब कैसे आपका लॉजिक बैठता है उस हिसाब से इसे आप याद करिएगा। यमुना नदी को रिवाइज करें तो बंदरपूंछ चोटी यमुनोत्री हिमनद से। इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है। अब है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाए तो यह निकलती है तिब्बत के चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से। अब ये तिब्बती नाम है तो आपको अजीब से लगेंगे कुछ। हिमनद का नाम है चेमांग युंगडुंग। तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तिब्बत में इसे कहा जाता है सांगपो नदी। तिब्बत में यह कहलाती है सांगपो नदी। यह भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश का एक दर्रा है योंग्या पास। योंग्या पास आपको याद रखना है। यह दर्रा एग्जाम में पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो योंग्या पास, जिसे यांग्या पास कहते हैं। ठीक हो गया। फिर बांग्लादेश में जब इस जाती है तो यह जमुना बन जाती है। जैसे गंगा गई तो वो पद्मा बन गई,
ब्रह्मपुत्र गई तो जमुना, फिर दोनों मिलेंगे तो मेघना बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है। फिर एक अन्य तथ्य यह है कि विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली कहते हैं हम जिसे, माजुली, यह भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया गया है। क्या क्या याद किया, रिवाइज करें तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से, सांगपो नाम इसका, योंग्याब दर्रे से भारत में प्रवेश, बांग्लादेश में इसका नाम जमुना, गंगा से मिलने के बाद मेघना बन जाते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली है वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, ठीक हो गया। अब याद करना है भारत में जो नदियां हैं उनकी द्रोणियों के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी से छोटी के क्रम में। तो नदी द्रोणियों के आधार पर सबसे बड़ी नदी है गंगा, फिर सिंधु, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर ब्रह्मपुत्र। अभी ईओ के एग्जाम में क्या क्वेश्चन बना था कि दक्षिण भारत में किस नदी की द्रोणी सबसे बड़ी है, तो दक्षिण भारत की नदियां कौन है, ये दो हैं, तो सबसे बड़ी गोदावरी की है, फिर कृष्णा की। तो याद रखिए भारत में नदी द्रोणियों के आधार पर नदियों में सबसे पहले गंगा, फिर सिंधु, फिर गोदावरी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र, ये याद रखने हैं आपको। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक पहाड़ी है वहां से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। इस पर एक परियोजना बनी है सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। और इसी नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात का निर्माण होता है, वो है धुआंधार जलप्रपात। इसे कपिल धारा भी कहते हैं कहीं पर। अब कपिल धारा भी याद कर सकते हैं, नहीं किताबों में ये नाम मिलता नहीं है। ठीक है, तो नर्मदा नदी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सरदार सरोवर परियोजना और धुआंधार जलप्रपात बना है। अगली नदी है, अब दक्षिण भारत की 3 नदियां पड़ते हैं, एक गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। गोदावरी नदी की बात की जाए तो यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को भी कहा जाता है, लेकिन कावेरी को अलग अर्थ से कहा जाता है, गोदावरी को अलग अर्थ से। गोदावरी को तो कहा जाता है इसके धार्मिक महत्व के कारण, और कावेरी को कहा जाता है क्योंकि उसे दोनों मानसूनों से जल मिलता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से भी और जो शीतकालीन मानसून उत्तर पूर्वी मानसून होता है उससे भी, इसलिए वह सदाबहार बनी रहती है, तो इसलिए उसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दोनों का अलग अलग अर्थ है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो वो गोदावरी को ही आप लगाएंगे। ठीक है, तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। उद्गम देखें तो महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर से है। सहायक नदियों की बात की जाए तो प्राणहिता, इंद्रावती, पेनगंगा और वेनगंगा। अब ये याद करने हैं, कभी एग्जाम में बन सकता है। गोदावरी नदी को रिवाइज करते हैं, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। सहायक नदियाँ प्राणहिता, इंद्रावती, पेनगंगा और वेनगंगा है। ठीक हो गया। अब देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी की बात की जाए तो यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। और इसकी सहायक नदियाँ अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि तुंगभद्रा का नाम हम बहुत सुनते हैं, विजयनगर एम्पायर में पूर्ण बन जाता है। कृष्णा की सहायक नदियों की बात की जाए तो तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा और भीमा, ये सहायक हैं कृष्णा नदी की। क्या क्या, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा और भीमा। ठीक हो गया। इस कृष्णा नदी पर 2 बांध बनाए गए, एक श्रीशैलम बांध, एक नागार्जुन बांध। अब कृष्ण से याद करिए, कृष्ण को श्रीशैल भी कहते हैं, भगवान के रूप में तो श्रीशैल कहेंगे, तो कृष्ण को श्रीशैलम बांध को कृष्णा नदी से कनेक्ट करिए। नागार्जुन, अर्जुन किसके सहायक थे, मतलब अर्जुन का सारथी कौन था, कृष्ण थे ना, तो नागार्जुन से कृष्ण को कनेक्ट करिए। तो कृष्णा नदी पर 2 बांध, श्रीशैलम और नागार्जुन सागर बांध। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कावेरी नदी को, जो दक्षिण भारत की अंतिम नदी के रूप में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। कावेरी नदी की बात की जाए तो यह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो हेमावती, सुवर्णावती, अर्कावती, एक तुरुनानानी मुत्तई भी आता है यहाँ पर नाम, वो मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया, बस बता रहा हूँ कि नामों के लिहाज से ये अलग अलग हो जाते हैं। तो ब्रह्मगिरी की सहायक नदियाँ हैं, कावेरी की सहायक नदियाँ हैं हेमावती, सुवर्णावती और अमरावती। इस पर 2 द्वीप बने हैं, शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम। और एक बांध है कावेरी पर, वह है मेट्टूर बांध। क्या, मेट्टूर बांध। तो कावेरी को रिवाइज करते हैं, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। सहायक नदियां हैं हेमावती, सुवर्णावती, अमरावती। इस पर 2 द्वीप हैं, शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम। इस पर एक बांध भी बना है, मेट्टूर बांध, जो कावेरी नदी पर बना है। ठीक हो गया। अब हमारा आज का जो अंतिम मुद्दा है, इसके बाद एक और मुद्दा है, वो भारतीय मानसून है। पहले हम प्रमुख झीलें पढ़ते हैं। प्रमुख झीलों में मैंने वही शामिल की हैं जिनसे संभावना अधिक रहती है। पहली बात, लोकटक झील जो मणिपुर में स्थित है, सभी ने पढ़ी ही है, तो आप भी पढ़ लीजिए। लोकटक झील मणिपुर में। यहाँ पर एक केम्बुल रामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हम फुमडिस जो डांसिंग डियर पढ़ते हैं, एंटलीज जिसका नाम होता है, लोकटक झील जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है रामसार साइट्स में। ठीक है, इतनी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर यही याद रखिए कि लोकटक झील मणिपुर में है। पुलिकट झील
जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। एग्जाम में बनता है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में पुलिकट है, या फिर पुलिकट किन दो राज्यों के बीच में है, तो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के बीच। फिर केरल में 3 महत्वपूर्ण झीलें आती हैं, एक वेम्बनाड, सस्तमकोटा और अष्टमुडी। ये तीनों रामसार साइड से भी हैं। वेम्बनाड, सस्तमकोटा और अष्टमुडी ये हैं केरल में। वेम्बनाड, सस्तमकोटा और अष्टमुडी। फिर चिल्का झील पढ़ी ही होगी आपने, ओडिशा में है। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में है। इस पर एक नलबाण द्वीप भी है, वो मैंने लिखा नहीं है, सुन लीजिए बस। नलबाण द्वीप है चिल्का झील में। एक कोलेरू झील आती है जो आंध्र प्रदेश में है। एक लोनार झील आती है जो महाराष्ट्र में है, जिसे हम क्रेटर झील भी कहते हैं। ज्वालामुखी से निर्मित, उल्कापिंड के गिरने से निर्मित है लोनार झील। तो झीलों को रिवाइज करें तो एक है लोकटक झील मणिपुर में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, वेम्बनाड, सस्तमकोटा और अष्टमुडी झील केरल में, चिल्का झील ओडिशा में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, लोनार झील महाराष्ट्र में। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता रहा हूं, जो माही नदी है ना, माही नदी, ये जो कर्क रेखा जो मैंने बताया आपको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में से होकर गुजरती है, वो उसको 2 बार काटती है ये माही नदी। बस आपको इतना ही याद रखना है कि एग्जाम में बनेगा कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है, तो वो माही नदी है। ठीक है, आज का हमारा अंतिम मुद्दा है वो है भारतीय जलवायु। इसके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने मतलब 5 बिंदु लिखे हैं और 5 एग्जाम में बनने वाले हैं। पहली बात, भारतीय मानसून की कैसे प्रकार की मानसून मतलब भारतीय जलवायु किस प्रकार की है, तो वो है मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ 2 प्रकार के मानसून आते हैं, एक दक्षिण पश्चिमी मानसून, एक उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून को ही पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। पहली बात, दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात की जाए तो ग्रीष्म काल में जो वर्षा होती है, जून में जो हम कहते हैं मानसून आती है, तो जून में जो दक्षिण पश्चिमी ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, जो उत्तर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। फिर जो शीतकाल में जो वर्षा होती है, जो हम पढ़ते हैं कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु का जो तट है कोरोमंडल तट, वहाँ शीतकाल में वर्षा होती है और वो होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, जिसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। अब ये सब अपने अलग अलग कंसेप्ट हैं, बहुत ही गहरे कंसेप्ट हैं। अब इनको समझाने के लिए वक्त भी चाहिए, डायग्राम भी चाहिए और सुनने वाला भी चाहिए। तो आपका सहयोग रहेगा तो मैं आपको डिटेल से फिर जब समय होगा इन्हें अलग अलग टॉपिक के रूप में समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसून जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून जिसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, इसमें शीतकालीन वर्षा होती है। ये शीतकालीन वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है, जो तमिलनाडु वाला तट है। अब 2 नाम आते हैं, एक अल नीनो, एक ला नीना। इतना ही याद रखना है कि इनका भारतीय मानसून पर प्रभाव क्या पड़ता है, बस इतने ही क्वेश्चन बनेगा। तो अल नीनो की बात की जाए तो यह भारतीय मानसून के लिए बुरा है, बस इतना याद रखिए, भारतीय मानसून को नुकसान पहुंचाता है अल नीनो। ला नीना की बात की जाए तो यह भारतीय मानसून के लिए अच्छा है। ला नीना की बात की जाए तो यह भारतीय मानसून के लिए अच्छा है। अल नीनो भारतीय मानसून के लिए बुरा, ला नीना भारतीय मानसून के लिए अच्छा। बस इतना ही याद रखिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो भारतीय जलवायु को रिवाइज करने का प्रयास करें तो भारतीय जलवायु मानसूनी प्रकार की है। यहाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून जो ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून जिसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है। अल नीनो भारतीय मानसून के लिए बुरा है, ला नीना भारतीय मानसून के लिए अच्छा है। तो ठीक है, आज की क्लास में इतनी सभी मुद्दे हमने शामिल करिए। अब सभी चीज़ें तो एक ही क्लास में नहीं समझा सकते, समय का भी अभाव रहता है और ज्योग्राफी एक अच्छा खासा कंटेंट शामिल करता है स्वयं में। तो अगली वीडियो में मैं भारतीय ज्योग्राफी, भारतीय जो भूगोल है उसको कंप्लीट करूंगा, जिसमें मिट्टियाँ, वनस्पतियाँ, जलवायु, जो अन्य शेष मुद्दे हैं वो सभी यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए और कमेंट्स करिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार साथियों, आज की यह वीडियो जो हमने भारत भूगोल पर एक वीडियो बनाई थी, जिसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज इस वीडियो में कवर किया जाएगा। इसमें भारत की जो मृदाएं हैं, भारत की जो जलवायु है, कोपेन के आधार पर उनका वर्गीकरण है और जो भी हमारे अन्य तथ्य हैं जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं या फिर जो प्रमुख जलप्रपात थे, उन सभी के बारे में आज हम जानेंगे विस्तार पूर्वक। आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स करें। और मेरा मुख्य उद्देश्य जो रहता है वो यही है कि मैं जो भी चीज़ें कराऊं वो आपको यहीं पर याद हो जाए और अधिक मशक्कत न करनी पड़े, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से वो आपको जल्दी मेमोराइज हो जाए। तो ठीक है, आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज के नोट्स बेहतर हैं, जिसने नहीं बनाए हैं वो पहली बात नोट्स बना लें और जिसने पहले से बनाए हैं वो अपना क्विक रिविजन यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए, भारत के भूगोल में आज हम सर्वप्रथम जो भारतीय जलवायु है उसके वर्गीकरण की ही बात करेंगे। भारत के जलवायु का वर्गीकरण, और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। आपने ईओ का देखा हो, उससे पहले जो अन्य एग्जाम भी हुए थे उसमें भी इससे क्वेश्चन बने थे। हम भारत की जलवायु को कोपेन ने
जो जलवायु है उसका वर्गीकरण किया है कुछ टर्मिनोलॉजी के आधार पर, उन्हें उसने कुछ नाम दिया है, उसी के आधार पर आज हम भारत की जलवायु को भी समझेंगे। पहली बात हम देखें तो कोपेन के आधार पर वो एक कहता है AMW। इसका अर्थ समझें तो यह लघु शुष्क ऋतु को डिनोट करता है, यह लघु शुष्क ऋतु को डिनोट करता है। और भारत में इसका जो गोवा के दक्षिण का तटीय क्षेत्र नहीं है, गोवा कहाँ है, अब ये भारत है ना, गोवा यहाँ है, तो इसके नीचे का जो ये तटीय क्षेत्र है यहाँ है लघु शुष्क ऋतु, तो इसे AMW प्रकार की जलवायु कहते हैं। ध्यान रखना है AMW जलवायु गोवा के दक्षिण में लघु शुष्क ऋतु ये होगी। फिर दूसरी आती है AS आती है, यह कहती है जो एक शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है। हमें पता है जो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है यहाँ तो शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा होती है ना पश्चिमी विक्षोभ से, तो जो ग्रीष्म ऋतु है यहाँ शुष्क रहती है, इसलिए यहाँ AS प्रकार की जलवायु पाई जाती है कोरोमंडल तट में। अब बात करें हम AW प्रकार की जलवायु की, तो AW है उष्णकटिबंधीय जो सवाना प्रकार की जलवायु होती है उसे कहते हैं AW। इसका विस्तार देखें तो जो ये प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार रहता है यहाँ AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आपको केवल ध्यान रखना है कि AW को स्थल से कनेक्ट करना है और उसका किस प्रकार की जलवायु है वो याद रखना है। तो AW उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु और प्रायद्वीपीय पठार में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं जो BSHW प्रकार की जलवायु है। मैं भारत का एक बार यहां पर पूरा नक्शा बना लेता हूं। ठीक है, तो अगर हम इसमें सभी प्रकार के समझ, हमने सबसे पहले पढ़ा AMW सॉरी, वो गोवा का दक्षिण तट था। फिर हमने AS पढ़ा जो कि तमिलनाडु का कोरोमंडल तट था। फिर हमने AW पढ़ा जो कि यह प्रायद्वीपीय पठार था। अब हम पढ़ रहे हैं BSHW, इसको याद रखना है, आपको यहीं पर रिवाइज करना है। BSHW की बात की जाए तो यह अर्ध शुष्क जो स्टेपी प्रकार की जलवायु होती है वो होती है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। और अर्ध शुष्क है तो ये कहाँ होगी, जो गुजरात और राजस्थान वाला इलाका है ना, ये वाला, यहां पाई जाती है ये BSH और W प्रकार की जलवायु। ठीक है, अब हम देखते हैं CWG जलवायु। CWG जलवायु की बात की जाए तो यह शुष्क शीत ऋतु को डिनोट करती है, शुष्क शीत ऋतु को डिनोट करती है। अब देखिए, जो हमें पता है ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कहाँ होती है, गंगा के मैदान में होती है, तो शीत ऋतु में यहां वर्षा नहीं होगी। सिंपल याद रखना है, ग्रीष्म ऋतु में हो रही है तो शीत ऋतु में नहीं होगी। तो ये गंगा का मैदान है जहां CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो हमने ये मैप बनाया था ना। तो ये जो गंगा का मैदान है यहां जो ये CWG प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है, इस गंगा के उत्तर भारत के जो मैदान कहते हैं यहां। ठीक है, अब एक आता है DFC से आपको याद रखना है केवल एक चीज, वो अरुणाचल प्रदेश में यह जलवायु पाई जाती है। जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है ना, यहाँ DFC प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और सबसे अंतिम प्रकार की जलवायु होती है वो है E, इसे कहते हैं ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। जो ट्रॉपिकल ध्रुवीय प्रकार की जलवायु होती है वो, और कहाँ होगी, उष्ण जो तुंग इलाके होंगे, जो अधिक तुंगता पे होंगे वहां, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और जम्मू कश्मीर हो गए। तो ई प्रकार की जलवायु ध्रुवीय प्रकार की और उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, अगर हम सभी को रिवाइज करने का प्रयास करें तो देखिए, सबसे पहले मैं एक नक्शे के माध्यम से वो समझाने का प्रयास करूंगा आपको। मैं सभी रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान दें। यहां पर यह है भारत का नक्शा। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जलवायु किस प्रकार से पाई जाती है। देखिए, सबसे पहले हम समझें तो AMW की बात की जाए तो AMW जलवायु पाई जाएगी हमारी, जो ये गोवा का तट है, यहाँ है जो गोवा का तट है ना, यहां पाई जाएगी गोवा के दक्षिण तट में AMW, जो लघु शुष्क प्रकार की जलवायु है। फिर जो यहां है कोरोमंडल तट, ये AS प्रकार की जलवायु जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। फिर AW प्रकार की जलवायु जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये यहां AW प्रकार की जलवायु पाई जाएगी जो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की है। मैं रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान दें। फिर BSHW प्रकार की जलवायु देखी जो अर्ध शुष्क थी और पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में पाई जाएगी, BSHW। फिर हमने देखा था जो CWG देखा, CWG मैंने कहा वो शुष्क शीत ऋतु को डिनोट करेगी, क्योंकि उत्तर भारत में जो गंगा के मैदान है यहाँ ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, तो शीत ऋतु शुष्क ही होगी, तो ये CWG यहाँ आ गया। फिर हमने देखा DFC जो अरुणाचल प्रदेश के एरिया में थी, DFC। फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और यहां हमने देखा E। मैं पहले से एक बार और रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान दें, यहीं पर याद करना है। अब मैं उनको लिखकर बताऊंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये भारत का नक्शा अब कैसा बना है उस पर अधिक ध्यान न दें।
आपको याद करने से ज़्यादा मतलब रखें, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखें तो ये है AMW, ये है AS और ये है AW था वो। चलो आप याद कर लीजिएगा इसे, उसी प्रकार हम सभी को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको याद हो गई होंगी और इनसे एक नंबर आना है यहाँ श्योर, इसलिए जरूर से इसको याद करके जाएं। अब हम देखते हैं भारतीय मृदा को। भारतीय मृदा की बात की जाए तो इन्हें अलग अलग वर्गीकृत किया गया है और सबसे पहले हम सबसे महत्वपूर्ण मृदा को पढ़ते हैं, वो है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा की बात की जाए तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यही मृदा विस्तारित है। अगर कहें कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो वो है जलोढ़ मृदा। यह जो नदियां हैं उनके द्वारा जो भी अवसाद लाए गए हैं, जो भी डिपॉजिट लाए गए हैं, उन्हीं से यह मृदा का निर्माण होता है। जो हमने पढ़ा था क्या क्या, भाबर, तराई, बांगर और खादर। खादर क्या था, जो अवसादों से मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी थी वो थी, नई जलोढ़ मिट्टी थी जो। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से यह मिट्टी बनी होती है। अब यह मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक बलुई या दोमट मिट्टी कहते हैं जिसे हम, और एक चिकनी मिट्टी होती है। अब बलुई या दोमट मिट्टी गेहूं की खेती के लिए अच्छी होती है और चिकनी मिट्टी धान की खेती के लिए अच्छी होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ से। जलोढ़ मृदा को रिवाइज करें तो यह सर्वाधिक विस्तार है भारत में, इसका सर्वाधिक यही मिट्टी पाई जाती है। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से यह मिट्टी बनी है। इसमें बलुई या दोमट मिट्टी होती है जो वो गेहूं की खेती के लिए अच्छी है, और जो चिकनी मिट्टी है वो धान की खेती के लिए अच्छी होती है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मृदा, वो है लाल या पीली मृदा कहते हैं जिसे हम लाल या पीली मृदा कहते हैं। तो इसका विस्तार दूसरा सर्वाधिक है, सबसे अधिक तो जलोढ़ मृदा, फिर लाल या पीली मृदा। यह ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है। चट्टानें जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो दो प्रकार की होती है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। इनमें अंतर हम समझेंगे जब हम डिटेल क्लासेस लेंगे। तो दूसरा सर्वाधिक विस्तार है इसका, ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है यह जो मंडलीय मृदा कहते हैं, इसका अन्य नाम क्या है, मंडलीय मृदा। क्यों? क्योंकि यह प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार जो हमने देखा ना, वहां यही मृदा का विस्तार रहता है। तो लाल और पीली मृदा को रिवाइज करिए, सबसे अधिक जलोढ़, फिर लाल या पीली मृदा। यह ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है, इसे मंडलीय मृदा भी कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं काली और रेगुर मिट्टी को। यह सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सारे मैंने यहां पर शामिल किए हैं। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को ही। यह बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। ग्रेनाइट से तो लाल मिट्टी बनी होती है और बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी बनी होती है। जो दक्कन ट्रैप है, हम दक्कन ट्रैप कहते हैं ना, दक्कन का पठार, वह काली मृदा से ही बना है। तो यह दक्कन ट्रैप में इसका विस्तार है। इसमें सबसे अधिक कपास की खेती होती है। एग्जाम में क्वेश्चन बताया कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है, तो काली मृदा में की जाती है। इसे स्वतः जुताई, सेल्फ प्लग्ड सॉइल भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, क्योंकि यह अपारगम्य होती है। तो इसमें जो पानी रहता है वो अधिक, वो मतलब ये हमेशा नमी वाली मृदा रहती है, तो इसमें खंड जल्दी बन जाते हैं। तो अब इसमें आप बीज खंड बन चुके हैं मिट्टी के, अब उसमें आप बीज डालेंगे तो नहीं भी जोतेंगे तो वो बीज अंदर चले जाएंगे, तो इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। और अंतिम तथ्य है, इसका काला रंग क्यों होता है? इसमें काला रंग तो टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, जो लौह अयस्क है ना, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, इसकी अधिक मात्रा रहती है इसमें, इसीलिए इसका रंग काला रहता है। तो रिवाइज करें काली या रेगुर मिट्टी को, तो सबसे पहले काली और रेगुर मिट्टी की बात की जाए तो यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। दक्कन ट्रैप में इसका विस्तार है। कपास की खेती इसमें की जाती है। इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। इसका काला रंग टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट से होता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब हम देखते हैं लेटेराइट मृदा को। लेटेराइट मृदा की बात की जाए तो यह मृदा उन स्थलों में पाई जाती है जहां उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। अब बताइए भारी वर्षा कहां कहां होती है? एक तो पश्चिमी घाट में होती है, एक जो उत्तर पूर्वी भारत है, मेघालय वाला एरिया है, वहां होती है। तो यह मिट्टी यहीं पाई जाती है। तो केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका, इन क्षेत्रों में और मेघालय वाले इलाकों में यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी रबड़, चाय और कॉफी की खेती के लिए बेहतर होती है। तो रबर हो गया, चाय हो गया या फिर कॉफी हो गया, इसके लिए लेटेराइट मृदा अच्छी होती है। इस मिट्टी से ईंटों का निर्माण होता है, क्योंकि यह मिट्टी बहुत कठोर होती है, इसलिए इससे ईंटों का निर्माण किया जाता है। चलो लेटेराइट मिट्टी को रिवाइज करें तो यह उच्च तापमान वाले और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। रबर, चाय और कॉफी की खेती के लिए अच्छी है। ईंटों का निर्माण इस मिट्टी से किया जाता है। ठीक है, अच्छी बात। अब हम देखते हैं भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजना है उनके बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से इसे सब कुछ यहां पर रिवाइज करके आपको जाना है। भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात की जाए
तो सबसे महत्वपूर्ण जो एक है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना की बात की जाए तो यह सतलुज नदी पर बनी है। भाखड़ा नांगल सतलुज नदी। एक है हीराकुंड बांध जो महानदी उड़ीसा में महानदी पर बना है। एक है नागार्जुन सागर बांध, मैंने रिवाइज कराया था नागार्जुन तो अर्जुन से आप कृष्णा नदी को कनेक्ट करिएगा, तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। एक है पोचमपाद बांध, पोचमपाद परियोजना, यह है गोदावरी नदी पर। एक है नाथपा झाकरी परियोजना, यह है सतलुज नदी पर। जो आपको याद नहीं है वो तो जरूर से याद करने हैं, क्योंकि जो याद है उसी से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगी, गारंटी नहीं है, इसलिए जो अन्य भी नहीं याद है वो भी याद करने का प्रयास करें। इतने रिवाइज करें पहली बात तो। एक है भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर, नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर। अब अन्य आगे के याद करें, यह सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है। नाथपा झाकरी परियोजना तक हमने देखा था, सतलुज नदी पर यह निर्मित है। फिर एक बाण सागर परियोजना है जो सोन नदी पर है, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर। फिर एक अलमट्टी बांध है जो कृष्णा नदी पर है। अब कृष्ण ने क्या खाई थी, मिट्टी खाई थी ना, तो मट्टी से आप कृष्णा नदी को याद करिएगा, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर। फिर गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। फिर रणजीत सागर या जिसका नाम थीन बांध भी है रावी नदी पर है वो। फिर एक पोंग बांध है जो व्यास नदी पर है। रिवाइज करें यहां पर तक तो देखिए, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, और रणजीत सागर या थीन बांध रावी नदी पर, और पोंग बांध व्यास नदी पर, ठीक है। और एक अंतिम नदी आती है हमारी महत्वपूर्ण, वो बेतवा नदी है। इस पर दो बांध याद रखने, एक तो माता टीला बांध और एक रानी लक्ष्मीबाई बांध। बेतवा नदी पर दो बांध, माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध, ठीक है। ठीक है, अब हम देखिए सभी को एक बार रिवाइज करते हैं साथ में। भाखड़ा, आंख बंद करिए और मैं जो कहूंगा उसका आंसर करिएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी, हीराकुंड बांध महानदी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी, नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी, बाण सागर परियोजना सोन नदी, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, रणजीत सागर या थीन बांध रावी नदी, पोंग बांध व्यास नदी, माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी। हो गया यार? अब हम देखते हैं भारत में जो प्रमुख जलप्रपात हैं उनके बारे में। तो भारत में जो प्रमुख प्रपात हैं उनकी बात की जाए, वाटरफॉल्स की बात की जाए, तो वो जो महत्वपूर्ण है मैंने शामिल किए हैं। एक है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जोग को ही गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं। यह शरावती नदी जो कर्नाटक में है ना, शरावती नदी वहां पर उस पर निर्मित है। एक है धुआंधार जलप्रपात जिसे दुग्धधारा और कपिलधारा, ये तीन है, धुआंधार, दुग्धधारा और कपिलधारा, यह है नर्मदा नदी पर। एक है गोकक जलप्रपात, गोकक, यह है घाटप्रभा नदी पर। अब मुझे बताइए घाटप्रभा किसकी सहायक नदी है, मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, ठीक है। एक है चूलिया जलप्रपात जो चंबल नदी पर है, और एक है चित्रकूट जलप्रपात जो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती किसकी सहायक थी, गोदावरी की। एक है हुंड्रू जलप्रपात जो स्वर्ण रेखा नदी पर है, और एक जो अन्य महत्वपूर्ण है वो है दूध सागर जलप्रपात जो मांडवी नदी पर है गोवा में, और एक शिव समुद्रम जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है। सभी को रिवाइज करने का प्रयास करते हैं साथ में। देखिए सबसे पहले आता है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो शरावती नदी पर है, धुआंधार, दुग्धधारा या कपिलधारा जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर है, गोकक जलप्रपात जो घाटप्रभा नदी पर है, चूलिया जलप्रपात जो चंबल नदी पर है, चित्रकूट जलप्रपात जो इंद्रावती नदी पर है, हुंड्रू जलप्रपात जो स्वर्ण रेखा नदी पर है, दूध सागर जलप्रपात जो मांडवी नदी पर है, और शिव समुद्रम जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है। तो इतनी महत्वपूर्ण बात आज हम सभी ने देखी एग्जाम से पहले, यह आज की अंतिम क्लास थी। अब जो क्लासेज आएंगी वो सोमवार से ही अपलोड होंगी, तो तब तक के लिए आप इन सभी को रिवाइज करिए, अच्छे से तैयारी करिए, और तैयारी अच्छे से की होगी तो अच्छा एग्जाम जाएगा, इतना भरोसा भी रखिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। तो देखिए हम अब प्रायद्वीपीय भारत की जो पर्वत श्रेणियां हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने नॉर्थ ईस्ट के तो सारे कवर कर रखे हैं, ठीक है। अब हम प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहले जो राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है ना, गुजरात से लेकर दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, देन दिल्ली तक, तो वो है हमारी अरावली पर्वत श्रेणी। तो ये अरावली पर्वत श्रेणी है, इसके बारे में जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं वो याद रखेंगे। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे पहले कहां है, लोकेशन गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, गुजरात, राजस्थान में इसका सबसे बड़ा भाग, फिर दिल्ली तक थोड़ा सा इसका विस्तार जाता है, ठीक है। फिर और इसकी खास बात क्या है, यह एक अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है।
ये एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब जो बहुत पहले बन चुके थे और अब लगातार अपरदित होकर मतलब क्षीण हो चुके हैं, वो अपरदित होते गए लगातार, तो उससे अब जो उनका नेचुरल फॉर्म था वो डिमोलिश होते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो देखिए एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत श्रेणी, और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है फिर? गुरु शिखर। कहां स्थित है गुरु शिखर? राजस्थान। तो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो राजस्थान में स्थित है। तो अरावली से संबंधित चीजें तो आपको याद हुई होंगी। दो ही चीजें तो हैं, जो चीज आपको आती नहीं है ना उसके बारे में एक्साइटमेंट बढ़, अच्छा मुझे ये नहीं आती थी, मतलब ये तो मुझे याद करना ही है वाला। ठीक है, ठीक है। जो अरावली पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं इनको स्टेट वाइज। सबसे पहले मैंने शामिल किया है गुजरात को। गुजरात लोकेशन पता है, सबसे पश्चिमी राज्य पढ़ते हैं ना हम, राजस्थान के नीचे। तो देखिए गुजरात में हमने 5 पर्वत श्रेणियां पढ़नी है, कुछ कुछ तो आपको याद भी होंगी, जैसे कच्छ की पहाड़ियां याद ही रहती है अमूमन, गिरनार ये भी अमूमन याद रहता है, और गिर पहाड़ियां, गिर राष्ट्रीय उद्यान के उससे ये भी याद रहता है। तो कच्छ की पहाड़ियां, गिरनार पहाड़ियां और गिर पहाड़ियां, ये तो हमें याद करने की जरूरत है नहीं, ये तो याद है आपको। जो दो महत्व, अब ये पूछेगा नहीं ना फिर वो, ये 3 नहीं पूछेगा क्योंकि ये सबको आती, वो पूछेगा या तो वर्धा पहाड़ियां पूछेगा या फिर मांडव हिल्स पूछेगा। तो आपको इन 2 पे ज्यादा ध्यान देना है। गुजरात में क्या क्या? कच्छ पहाड़ियां, गिरनार पहाड़ियां और गिर पहाड़ियां। अब अलग क्या क्या? वर्धा पहाड़ियां और मांडव पहाड़ियां हो जाएंगी, वर्धा पहाड़ियां और मांडव पहाड़ियां ये गुजरात में शामिल हुई। ठीक है, होगी ना। जब तक अब 5 याद नहीं होते आपको तब तक आगे मत बढ़िए। ठीक है, पॉज करके फिर भी आगे को जब तक याद, इसी क्लास में सब याद करके जाना है, ये टारगेट बना के चलिए। ठीक है, गुजरात। अब गुजरात के बाद आता है मध्य प्रदेश, एमपी जो स्टेट है ना उसके बारे में पढ़ेंगे अब हम। देखिए एमपी, मध्य प्रदेश, मैंने मैप भी ड्रॉ कर रखे हैं ताकि आपको और आसानी से समझ आए। ठीक है, ताकि कुछ तो मतलब आइडिया मिले। देखिए सबसे पहले हमने यहां पे तो पढ़ा था अभी, ये राजस्थान वाले में यहां पे अरावली पढ़ी ना, ये अरावली पढ़ी, यहां गुजरात से लेकर दिल्ली तक ऐसे अरावली पढ़ी थी, और यह है सतपुड़ा। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है? अरावली और सतपुड़ा के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी आती? तो कौन सी? विंध्य पर्वत श्रेणी, ऐसा क्वेश्चन बनता है कभी कभी। तो जब तक आपने ऐसे पूरी लोकेशन वाइज नहीं देखा, अब देखिए आपने लिखा एमपी, फिर लिखा क्या क्या पर्वत श्रेणी, विंध्य कोमा सतपुड़ा कोमा कैमूर कोमा महादेव, इससे तो वो रायता हो गया। आपको पता है कहां पे है कैमूर? कैमूर यहां पे है, महादेव यहां पे है। अब जब तक आप ज्योग्राफी को तो आपको पिक्टोरियल वे में ही पढ़ना है, मतलब जहां पे उसकी लोकेशन वाइज है मैप से ही पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले, अब देखिए यहां अरावली थी, हमने यहां पे सबसे पहले विंध्यन पर्वत श्रेणी पढ़ी, उसी का विस्तार फिर कैमूर पहाड़ियां हैं। तो कैमूर पहाड़ियां देख एमपी के सबसे ऊपर वाले साइड, फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी पूरी लंबी है, इसमें यहां पे महादेव पहाड़ियां आती हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी होगी उसमें महादेव पहाड़ियां होंगी, उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है, और यही धूपगढ़ एमपी की भी हाईएस्ट पीक है। मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ ही है। तो क्या क्या याद हुआ? मध्य प्रदेश में हमने विंध्य पर्वत श्रेणी पढ़ा, उसके नीचे पे सतपुड़ा पढ़ा, फिर हमने सतपुड़ा में ही महादेव पहाड़ियां पढ़ी, फिर महादेव में हमने धूपगढ़ को पढ़ा जो सबसे ऊंची चोटी होती। उस सतपुड़ा रेंज का सबसे पूर्वी भाग हमने मैकाल पर्वत पढ़ा। कैमूर पहाड़ियां जो है वो विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार। अब देखिए जो कैमूर पहाड़ियां है ना, कैमूर पहाड़ियां ये तो विंध्य का विस्तार है, और जो मैकाल पर्वत श्रेणी है वो सतपुड़ा का विस्तार है। ये जरूर से ध्यान रखिएगा, कभी आएगा कि कैमूर पहाड़ियां तो विंध्य का विस्तार और मैकाल पर्वत सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है जो उसका विस्तार है। ठीक है, और महादेव पहाड़ियां पढ़ी हमने, और धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी भी पढ़ ली है। चलो अब हम पढ़ते हैं महाराष्ट्र के कुछ पर्वत। देखिए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं हम, थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे आप भी। लोकेशन देखते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र, इसमें ये मैप मैंने ड्रॉ किया है सबसे पहले, जो भी किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गाविलगढ़ पहाड़ हिल्स पढ़ते हैं, महाराष्ट्र के सबसे उत्तरी भाग में गाविलगढ़ पहाड़ियां, फिर अजंता रेंज, ये तो सबने सुना ही होगा, सतमाला हिल्स, बालाघाट हिल्स और हरिश्चंद्र हिल्स। तो 5 पर्वत जो श्रेणियां हैं वो याद करें। गाविलगढ़ हिल्स ऊपर से नीचे के क्रम में आए, गाविलगढ़ हिल्स लगातार दोहरा, गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र हिल्स। तो ये 5 हिल्स तो हुई महाराष्ट्र में उत्तर से दक्षिण के क्रम में। अब 2 पर्वत चोटियां हैं यहां, एक है कलसुबई, एक है महाबलेश्वर। अब इनकी खास बातें हैं इसलिए शामिल किया। कलसुबई पहली बात कहां है? महाराष्ट्र में, और ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, कभी बन जाएगा एग्जाम में कलसुबई। तो कलसुबई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी, और महाबलेश्वर कहां है? महाराष्ट्र में ही है, और यहां से क्या है? कृष्णा नदी का उद्गम है।
एक यहीं पे त्र्यंबकेश्वर भी है मेरे ख्याल से लोकेशन, जहां से गोदावरी का उद्गम होता है ना, लेकिन वो पर्वत श्रेणी नहीं है इसलिए शामिल नहीं किया मैंने। तो कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से, कलसुबाई सबसे ऊंची चोटी। तो महाराष्ट्र में क्या क्या याद किया, गाविलगढ़ हिल्स पड़ी, अजंता हिल्स पड़ी, सतमाला पड़ा, बालाघाट पड़ा, हरिश्चंद्र हिल्स पड़ी, फिर कलसुबाई पड़ा जो सबसे ऊंची चोटी थी महाराष्ट्र की, और फिर हमने जो महाबलेश्वर थी वो भी पड़ी, जहां से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। चलो अब हम कर्नाटका के बारे में पढ़ते हैं। कर्नाटका के बारे में देखते हैं कुछ जानकारी। कर्नाटका में सबसे पहले बाबा बुदन हिल्स। अब सबसे पहले तो नाम ही याद रखें। अच्छा, बाबा बुदन हिल्स आएगा तो मैं कहां लगाऊंगा या कहां लगाऊंगी, मैं कर्नाटका में जाऊंगी। ठीक है, बाबा बुदन हिल्स कहां है, कर्नाटका में, और उसी में एक पर्वत चोटी है जो है मुल्यानगिरी पर्वत, और यह कर्नाटका की हाईएस्ट चोटी है। देखिए, बाबा बुदन हिल्स पढ़ी हमने, उसमें सबसे ऊंचा पर्वत था मुल्यानगिरी पर्वत, जो हाईएस्ट ऑफ कर्नाटका, हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका। तो बाबा बुदन हिल्स कर्नाटका, मुल्यानगिरी पर्वत कर्नाटका। अब दो पर्वत और पढ़ते हैं हम यहाँ। एक कुद्रेमुख पढ़ते हैं। सब कुद्रेमुख में इतना याद रखना है कि कुद्रेमुख है कहां, कुद्रेमुख कहां है, कर्नाटका में। कुद्रेमुख पर्वत कहां है, कर्नाटका। और एक ब्रह्मगिरी पढ़ते हैं जहां से कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो क्या क्या चीजें पड़ी कर्नाटका में, बाबा बुदन हिल्स, मुल्यानगिरी पर्वत, कुद्रेमुख पर्वत और ब्रह्मगिरी पर्वत, जो ब्रह्मगिरी कावेरी नदी का उद्गम होता है। ऐसे ही ड्रॉ करिए, ऐसे ही नोट्स बनाइए, आपको रिवाइज करने में इतना आसान लगेगा ना, ये मतलब बहुत प्रभावी तरीका है। ठीक है, ये हुआ कर्नाटका। अब हम केरला के बारे में पढ़ते हैं। केरला और तमिलनाडु को पहले मैंने साथ में शामिल किया क्योंकि यहां कंफ्यूजिंग रह जाता था। एक है केरला इधर साइड, यह है केरला, यह है तमिलनाडु। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम नीलगिरी पर्वत श्रेणी पढ़ते हैं ना, जहां वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का संगम होता है, कहते हैं जहां पे नीलगिरी पे। तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी दोनों में फैली है, लेकिन नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, वो क्या है, डोडा बेट्टा। और ध्यान देने की बात यह है कि ये डोडा बेट्टा तमिलनाडु में। देखिए ये स्टार मैंने कहां बना रखा है, ये जो स्टार है ना, मैंने कहां पे बना रखा है, तमिलनाडु में बना रखा है ना। तो जरूर से ध्यान रखिए कि नीलगिरी पढ़ा हमने, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा पढ़ी, और डोडा बेट्टा पढ़ी हमने तमिलनाडु। डोडा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटियां, पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। फिर हम पढ़ते हैं अन्नामलाई पहाड़ियां, ये भी दोनों राज्यों में फैली है, लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटियां अनाईमुडी, और यही अनाईमुडी पूरे दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। क्या कहा मैंने, नीलगिरी पढ़ा दोनों स्टेट में, और उसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है जो तमिलनाडु में है। फिर अन्नामलाई पहाड़ी पड़ी दोनों स्टेटों में, उसकी सबसे ऊंची चोटी पड़ी अनाईमुडी जो है केरला में। अनाईमुडी कहां है, केरला में, और ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी। मैं जो कहना चाहता हूं वो समझिए कि अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और केरला में है। और ये कभी पूछेगा अनाईमुडी नीलगिरी का भाग है, नहीं, अनाईमुडी अन्नामलाई पहाड़ियों का भाग है। कर लोगे यार। चलो, हमने पढ़ा नीलगिरी पढ़ा, अन्नामलाई पहाड़ियां पढ़ी, फिर इलायची पहाड़ियां पढ़ी, फिर कार्डमम पहाड़ियां पढ़ी। इसमें क्या आता है क्वेश्चन पता है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाया जाता है। सबसे पहले नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर इलायची, फिर कार्डमम पहाड़ियां। नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची और कार्डमम पहाड़ी। डोडा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी तमिलनाडु में, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई पहाड़ियों का भाग केरला में। ठीक है, अब हम तमिलनाडु को पढ़ते हैं सेपरेट। ये आएगा सबसे क्वेश्चन जब आएगा ना, उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाई। अब जब तक आपने ऐसे पढ़ा नहीं है तब तक कैसे जो कर लोगे आप इस क्वेश्चन को, कर ही नहीं सकते ना, जब तक आपने ऐसे जो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन वैसे नहीं पढ़ी। तो देखिए तमिलनाडु में हम पढ़ते हैं सबसे पहले जावदी हिल्स, सेवरॉय हिल्स, पंचमलाई हिल्स, सिरुमलाई हिल्स और अगस्तामलाई हिल्स। ये 5 हैं, 5 को क्रम में याद करना है, बार बार करिए क्रम वाइज, इसे जब तक याद नहीं होता। जावदी, सेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, अगस्तामलाई, जावदी, सेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, अगस्तामलाई, जावदी, सेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, अगस्तामलाई, करते रहिए इसे। तो ये याद होंगे तो आपका एक ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक। छोटे एग्जाम में पूछेगा जावदी कहां है, बड़े एग्जाम में पूछेगा जावदी के नीचे क्या है, ऐसा पूछेगा बड़े एग्जाम। तो ठीक है, तमिलनाडु की भी हमने याद कर ली, जावदी, सेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई और अगस्त्यामलाई, ये तमिलनाडु में थी हिल्स। चलो अब हम पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की हिल्स। आंध्र प्रदेश को पढ़ते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश, सबसे पहले मैप देखिए कैसा है आंध्र प्रदेश का, और लोकेशन देखिए कहां है, उड़ीसा के दक्षिण में और तमिलनाडु के ऊपर में। हम कुछ पहाड़ियां पढ़ते हैं, ये इसलिए याद करनी है ना क्योंकि एग्जाम में कभी भी कुछ, अब एरामाला पहाड़ियां कहां पड़ती हैं, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो उस समय तो एग्जैक्ट याद होना चाहिए था। तो देखिए एरामाला पहाड़ियां याद करिए सबसे पहले आंध्र प्रदेश में, नल्लामाला हिल्स आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा हिल्स, वेलिकोंडा हिल्स और शेषाचलम हिल्स। तो 5 यहां भी याद करनी है हमने, 5 पर्वत श्रेणियां यहां भी याद करनी। क्या क्या आंध्र प्रदेश में, सबसे पहले एरामाला, नल्लामाला, पालकोंडा, वेलिकोंडा और शेषाचलम।
क्या क्या, एरामाला, नल्लामाला, पालकोंडा, वेलिकोंडा और शेषाचलम। हो गई इतनी याद, बार बार करिए, एरामाला, नल्लामाला, पालकोंडा, वेलिकोंडा और शेषाचलम। और एक है अरोयाकोंडा, यह है हाईएस्ट चोटी ऑफ आंध्र प्रदेश, अरोयाकोंडा, अरोयाकोंडा। तो देखिए ये कोंडा कोंडा वाली है, कोंडा 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 सब कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ऐसे भी याद कर सकते हो आप, जैसे ही कनेक्ट कर पाओ वैसे करो, ठीक है। तो अरोयाकोंडा आंध्र प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक है। अब हम आते हैं ओडिशा में। ओडिशा में ओडिशा की हाईएस्ट चोटी देवड़ी मुंडा है, देवड़ी मुंडा याद करनी पड़ेगी। और यहाँ क्या क्या है, गड़जात हिल्स है और नयागढ़ हिल्स है। और यहाँ दो पर्वत भी, मलयगिरी और महेंद्रगिरी। याद करने हैं, कुछ कोई तरीका नहीं, याद ही करने। देखिए ओडिशा की हाईएस्ट चोटी क्या है, देवड़ी मुंडा याद करिए हमने, गड़जात हिल्स याद करिए ओडिशा में हमने, नयागढ़ हिल्स याद करें हमने ओडिशा में, और यहाँ मलयगिरी और महेंद्रगिरी। क्योंकि मलयगिरी और महेंद्रगिरी कभी पूछेगा, मलयगिरी कहाँ पड़ता है, ओडिशा में। महेंद्रगिरी कहाँ पड़ता है, ओडिशा में। गड़जात हिल्स कहाँ है, ओडिशा में। नयागढ़ हिल्स कहाँ है, ओडिशा में। ओडिशा की हाईएस्ट चोटी देवड़ी मुंडा, ठीक है। अब देखते हैं फटाफट से छत्तीसगढ़ और झारखंड को। मेरा फोन भी ऑफ होने वाला है ना, तो फटाफट करते हैं इसे। देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे पहले, छत्तीसगढ़ में हमने रामगढ़ हिल्स पढ़ी, रामगढ़ हिल्स छत्तीसगढ़। फिर छत्तीसगढ़ में दो और पढ़ने हम, एक तो डल्ली राजहरा और एक बेलाडीला, डल्ली राजहरा और बेलाडीला, ठीक है। तो लोकेशन याद रखनी है केवल, रामगढ़ हिल्स कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। डल्ली राजहरा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। और बेलाडीला ये तो महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी भी है और यहाँ लौह अयस्क पाए जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में रामगढ़ हिल्स, डल्ली राजहरा, बेलाडीला, और जो सबसे ऊंची चोटी भी है और लौह अयस्क के लिए फेमस है। चलो अब झारखंड में पढ़ते हैं फटाफट, छोटा सा। झारखंड में दो ही चीज़ें, राजमहल पहाड़ियाँ कहाँ आती है, कभी पूछा जाता है कि राजमहल हिल्स कहाँ है, झारखंड में। और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, डिवीजन ऑफ माउंटेन झारखंड में दो चीज़ें नॉर्थ ईस्ट के, वो आज की क्लास में शामिल किए हैं। और आज की क्लास तो मतलब बेहद ही महत्वपूर्ण है, आपको पूरी क्लास लेनी चाहिए अगर अच्छे से कुछ सीखना है और पिक्टोरियल वे में सीखना है, मतलब अगर देख के सीखना है, केवल याद नहीं करना है। यहाँ लोकेशन क्या है उस आधार पर भी मैंने इन्हें डिवाइड किया है। तो आप जरूर से पूरी क्लास लीजिए और अच्छा लगता है तो जरूर अप्रिशिएट भी करिए। तो आज की क्लास में मैंने सबसे पहले हिमालय के फॉर्मेशन से और हिमालय के जो सब डिवीज़न है ना, उन सबको भी शामिल किया है। फिर उसके बाद जो भी इनके भीतर शामिल है, जैसे ट्रांस हिमालय का एरिया है वो कितना है, उसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां शामिल हैं, फिर ऐसे ही महान हिमालय, फिर ऐसे ही लघु हिमालय, फिर ऐसे ही शिवालिक रेंज में। क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि 4-5 पर्वत डाल दिए उन्होंने, फिर बता मतलब कहा कि कौन से ट्रांस हिमालय में शामिल है, कौन से लघु हिमालय में शामिल है, कौन से ग्रेट हिमालय में शामिल है। ऐसे क्वेश्चन आजकल थोड़ा एडवांस लेवल के बनने लगे हैं, तो हमें हर वे में प्रिपेयर होकर जाना है। तो सबसे पहले भारत के जो भारत का भौतिक भूगोल है उसी की शुरुआत हम कर रहे हैं। यहाँ जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हिमालय का जो निर्माण है उससे पढ़ेंगे, ठीक है। अब वही आपको पता है हिमालय का निर्माण। देखिए मैं बहुत ही टेक्निकल वे में यहाँ पे बात नहीं करूंगा, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन या फिर मतलब प्लेट्स का स्थगन या फिर एक दूसरे का सबमर्जन, ऐसी लैंग्वेज नहीं बात करेंगे। जितने में आपको समझ आ जाए, जो छोटी छोटी चीजें हैं वही याद करेंगे ताकि आपको भी समझ आए और हमारा क्वेश्चन भी बन जाए, ठीक है। तो हिमालय के निर्माण की बात की जाए तो सबसे पहले हमें पता है जो एक अल्फ्रेड वेगनर था ना, जिसने थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दी थी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, वो तो हम जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो उसी में हमने देखा कि जो भारतीय प्लेट थी वो दक्षिण में थी, फिर वो ऊपरी एशियाई प्लेट से सबमर्ज होने के लिए जब ऊपर को ट्रांसफर होती गई तो बीच में टेथिस सागर पड़ता था। अब देखिए दोनों प्लेट्स का सबमर्जन हुआ तो इस जो टेथिस सागर था, इसके जो अवसाद थे वही आजकल हिमालय के फॉर्म में डेवलप हो गए हैं। समझे, मतलब एक प्लेट ऊपर एक प्लेट नीचे है, अब बीच में टेथिस सागर है, ऐसे प्रेस 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 हो रहे हैं, तो जो अवसाद थे वो ऊपर ऊपर को फोल्ड होते गए, इसी से हमारा हिमालय बना। अंदर बहुत ही टेक्निकल है मतलब, लेकिन समझना है अभी जितने में काम हमारा बन जा रहा है उतने में ही करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब बहुत डीप क्लास, मतलब बहुत ही ज्यादा ऑप्शनल है, जिसका ज्योग्राफी वैसी क्लास तो हो नहीं रही है, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही जब फोल्ड अब देखिए हिमालय हमें पता है आजकल भी मतलब ग्रोथ में है। नया सबसे जो नवीन पर्वत श्रेणी कहते हैं ना, वलित पर्वत श्रेणी, उसमें हिमालय शामिल। क्यों? क्योंकि जो अभी भी जो इंडियन प्लेट है, प्लेट को सबमर्ज करते जा रही है, मतलब तो इसीलिए उसकी ग्रोथ मतलब हाइट है जो हिमालय की वो अभी भी बढ़ रही है, क्योंकि जो अवसाद है वो और प्रेस हो रहे हैं और ऊपर को उठ रहे हैं, और प्रेस हो रहे हैं और ऊपर को उठ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए तो देखिए हिमालय कैसे बना, भारत जो इंडियन प्लेट थी वो एशियन प्लेट से टकराई तो टेथिस सागर के जो अवसाद थे वही हिमालय के रूप में फॉर्म होते लग गए। अब देखिए एक ही दिन में तो बना नहीं होगा हिमालय, पहले
कुछ कुछ वर्षों में, मतलब हजारों लाखों वर्षों में एक प्लेट एक फोल्ड बना होगा, फिर हजारों लाखों वर्ष में दूसरा फोल्ड बना होगा, फिर हजारों लाखों वर्ष में तीसरा फोल्ड बना होगा। तो ऐसे ही जो हिमालय के फोल्ड बने ना, उन्हीं को हमने यहाँ पे 4 फोल्ड्स में डिवाइड किया है, 4 फोल्ड। अब ये 4 फोल्ड क्या क्या है देखिए। सबसे पहले ट्रांस हिमालय आता है, मतलब हिमालय का वो भाग जो हिमालय के बनने से पहले था, यानी जब ये इंडियन प्लेट एशियन प्लेट से टकराई ना, उससे पहले ही जो वहां पे एशियन प्लेट के यहाँ पे बना होगा ना, जो पर्वत श्रेणी जो होगी, उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। मतलब यानी हिमालय का पूर्ववर्ती भाग, सबसे उत्तर में जो भाग होगा, उत्तर से दक्षिण के क्रम में आ रहा है। उसके बाद जो महान हिमालय है, मतलब सबसे हाइट वाली चोटियां जहां शामिल है, वो महान हिमालय ही है, इसे महान हिमालय भी कहते हैं और वृहद हिमालय भी कहते हैं। फिर उसके दक्षिण में है लघु, मध्य, या फिर इसे ही निम्न हिमालय भी कहते हैं। 3 नाम है, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय, इसी का नाम है, वो उसके दक्षिण में। फिर सबसे दक्षिण में है हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग होता है शिवालिक, जो सबसे दक्षिण में है। फिर उसके बाद गंगा का मैदान शुरू हो जाता है, जो हरिद्वार वाला एरिया हो गया, फिर उत्तर प्रदेश का एरिया हो गया, वो बिहार का, पश्चिम बंगाल का, ये सब गंगा के मैदान। उससे सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लघु या मध्य हिमालय, फिर शिवालिक, फिर गंगा का मैदान। अब आप अगर ऐसे नोट्स बना के अब देखिए, आपने ऐसे ट्रांस हिमालय, फिर कॉमा लगा के महान हिमालय, फिर कॉमा लगा के लघु हिमालय लिखा, तो वो तो समझ नहीं आने वाला ना। जब आप एक्चुअल में जो उसकी स्थिति है उसी अनुसार नोट्स बनाएंगे तो आपको जल्दी याद होगा और एग्जाम में जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे आप, ठीक है। तो हिमालय के 4 भाग, फिर दक्षिण में गंगा का मैदान। अब हर रेंज जो है ना, जैसे ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय, इनके बीच में एक गैप जैसा बना रहता है। यहां पे गैप है, एक गैप यहां पे, एक गैप यहां पे, एक गैप यहां पे। इस गैप के नाम है, अब नाम रख दिए होंगे टेक्निकली उन्होंने, तो अब उन नामों को भी हमने याद रखना है। मैंने सीरीज में इन्हें शामिल, मतलब सीक्वेंस में शामिल किया, ये आपको याद है। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो गैप बनता है वो है ITZC। ITZC ये कहां पे बनता है? ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच। फिर महान हिमालय के बीच। फिर महान हिमालय और मध्य हिमालय यानी जो लघु हिमालय, उसके बीच बनता है MCT, मुख्य भ्रंश रेखा कहते हैं जिसे। फिर लघु हिमालय या मध्य हिमालय जो है उसके और शिवालिक के बीच में बनता है MBF। फिर शिवालिक और गंगा के मैदान के बीच में बनता है HFF। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए अगर आपको इसका ये ITZC क्या है वगैरह वगैरह समझ नहीं आ रहा तो आप इसे गूगल करके इसका हिंदी में भी याद कर लीजिएगा। मुझे अभी हिंदी वाला ध्यान नहीं आ रहा है ना, मतलब इसका एक्चुअल फॉर्म क्या है, मतलब तो इसलिए मैंने वो अभी बता नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच सबसे पहले ITZC, फिर MCT, फिर MBF, फिर HFF। अब ऊपर से अगर आपको यहां भी क्रम ट्रांस पता है आपको, फिर महान पता है, फिर लघु या मध्य पता है, फिर शिवालिक पता है, तो 4 भी पता है, बीच बीच में उनके डालते रहिए। तो ये आपको याद करना ही है कैसे भी, ठीक है। ठीक है, इतना हुआ। अब हम पढ़ते हैं कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। यहां से क्वेश्चन बनते हैं और डेफिनेटली बनते हैं, मतलब तो देखिए ट्रांस हिमालय जो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, मतलब जो हिमालय के बनने से पहले ही था वहां पे, तो उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। अगर आपके पास एटलस है तो सबसे बढ़िया, एटलस खोल के देखिए, क्योंकि आपको एक्चुअल लोकेशन भी पता चले कि अच्छा ट्रांस हिमालय यहाँ पे बात हो रही है। अगर आपके पास मैप वैप लगा है, कहीं पे लाइब्रेरी वगैरह में बैठे हो, तो उसे भी देखते जाइए, वहां पे समझ आ जाए। लोकेशन ढूंढिए, मैं जैसे काराकोरम कह रहा हूं तो काराकोरम कहां पे है, लद्दाख में, ढूंढिए उसे, काराकोरम कहां पे। तो ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां। अब यहाँ से क्वेश्चन 2 प्रकार के बनते हैं। सबसे पहले ये पर्वत श्रेणी कहां है वो तो बनेगा, फिर उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये कहां है? ट्रांस हिमालय में है, ठीक है। और K2 पर्वत जो हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, वो कहां है? वो भी ट्रांस हिमालय में ही है। फिर मशेरब्रूम, अब देखिए यही तो है जो रैंडम क्वेश्चन। अब मशेरब्रूम आपने अमूमन नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आज सुन लिया ना, अब ये भूलना नहीं चाहिए। मशेरब्रूम क्या है? पर्वत श्रेणी है, कहां है? ट्रांस हिमालय में, ठीक है, यानी इंडिया में ही है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर K2 और मशेरब्रूम, ये ट्रांस हिमालय में शामिल है। अब हम पढ़ते हैं जो महान या वृहद हिमालय है ना, ग्रेट हिमालय कहते हैं हम जिसे, उसमें क्या क्या शामिल हैं उसमें देखें तो देखिए महान या वृहद हिमालय की बात अगर की जाए तो यहां शामिल है सबसे पहले नंगा पर्वत, सबसे उत्तरी दिशा में मैं बात कर रहा हूं, पश्चिम उत्तरी दिशा में। यहां नंगा पर्वत कहां स्थित है? लद्दाख में स्थित है। और सबसे उधर साइड सिक्किम में है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां है? फिर महान हिमालय में शामिल है। नंगा पर्वत कहां शामिल है? महान हिमालय में शामिल है। फिर उत्तराखंड में है, महान हिमालय में। उत्तराखंड में तो बहुत सारे पर्वत हैं जो महान हिमालय में आते हैं। देखिए कामेट, बंदरपूंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत, ये 6 पर्वत जो उत्तराखंड में शामिल हैं, ये महान हिमालय के भीतर ही शामिल। और महान हिमालय के में सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पीक पे, जो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं हम, ये भी सब महान हिमालय में स्थित है, ठीक है। तो महान हिमालय में
नंगा पर्वत हो गया, कंचनजंगा हो गया, फिर उत्तराखंड में के 6 पर्वत, कामेट हो गया, बंदरपूछ हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, नंदा देवी हो गया और त्रिशूल पर्वत हो गया। ठीक है, फिर और ये सब याद करने देखिए आपको कई देखिए अब एकदम से नया तो कंटेंट में लेके क्या ही आऊंगा, मतलब जो है वही, लेकिन कुछ कुछ ऐसी नई चीजें मिलेंगी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी, मतलब तो ठीक है, जो आपने पढ़ा है वो तो याद करना है, लेकिन जो नहीं, जो नया मिल रहा है वो आपको अगर नोट्स बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उसमें शामिल करते जाइए, मतलब खाली कथा जैसे मत सुनिए, अच्छे से करिए ये नोट्स। अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, जब एग्जाम होगा उसके बाद इनकी अहमियत पता चलेगी कि हाँ एक्चुअल में आ रहा है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए फिर इसी महान हिमालय में अरुणाचल प्रदेश के भी 2 पर्वत शामिल हैं, एक है कांगटो पर्वत। अब देखिए कांगटो पर्वत कभी बन गया, कहां स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और महान हिमालय में आता है। फिर नामचा बरवा पर्वत, यह भी अरुणाचल प्रदेश में है और महान हिमालय में आता है। तो महान हिमालय में भी कौन कौन से पर्वत आते हैं पता है? उत्तराखंड के 6 हो गए, एक लद्दाख में हो गया नंगा पर्वत, कंचनजंगा हो गया सिक्किम में, फिर अरुणाचल प्रदेश के 2 पर्वत हो गए, कांगटो पर्वत और नामचा बरवा पर्वत। ठीक है, अब देखते हैं हम लघु या मध्य हिमालय के, या जो निम्न हिमालय कहा था हमने, उसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं। तो हमने सबसे पहले यहां जम्मू कश्मीर साइड में कौन से पर्वत खत्म किए थे? सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब उसी के दक्षिणी सीक्वेंस से बनते जा रहा है, क्योंकि अगर उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाओ आ जाएगा क्वेश्चन, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर होना है। सबसे ऊपर में है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। अब उससे नीचे के पढ़ रहे हैं हम लोग। लघु या मध्य हिमालय में सबसे पहले आता है फिर पीर पंजाल रेंज और धौलाधार रेंज। अब ये आते कहां कहां है? ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच में आते हैं। थोड़ा जम्मू कश्मीर में होगा, थोड़ा हिमाचल प्रदेश में होगा। ठीक है, पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वतों की थोड़ी काट के अलग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए लघु या मध्य हिमालय में पीर पंजाल रेंज और धौलाधार रेंज, ये लघु हिमालय में आती हैं, जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बीच। आप देखिए एटलस में मिलेगा आपको। ठीक है, फिर मसूरी रेंज है जो उत्तराखंड की, जो कुमाऊं रेंज है ये लघु या मध्य हिमालय में आती है। ठीक है, और महाभारत रेंज है जो नेपाल की, क्योंकि मैंने इसलिए शामिल किया क्योंकि महाभारत रेंज उत्तर भारत में नहीं है, महाभारत रेंज नेपाल में है और लघु हिमालय में आती है। तो लघु हिमालय में क्या क्या आता है? पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज, मसूरी रेंज या कुमाऊं रेंज और महाभारत रेंज, और सबकी लोकेशन भी मैंने आपको बता रखी। तो देखिए अब उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या बना हुआ पर्वत का? काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल, धौलाधार। बन गया होगा आपका भी इतना। तो देखिए 5 पर्वत श्रेणी कितनी आसानी से आपको याद होती है। अब हम आते हैं शिवालिक में। देखिए शिवालिक की बात की जाए तो शिवालिक मैंने कहा आपको देखा होगा लोकेशन में। शिवालिक क्या है? सबसे दक्षिण में स्थित है ना, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो देखिए हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है वो क्या है? फिर गंगा का मैदान नहीं है, शिवालिक है। शिवालिक पर्वत श्रेणी वो सबसे दक्षिणी भाग है। देखिए इसके पश्चात उत्तर भारत के विशाल मैदान शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद तो वो तो अलग गंगा के जो तटीय इलाके हैं उनकी वजह से बनी है ना, मतलब जो अब मृदा वगैरह से उसने विस्तारित किया उसे। ठीक है, तो शिवालिक यहाँ पे खत्म होता है हिमालय हमारा। अब देखते हैं हम उत्तर पूर्वी भारत की पर्वत श्रेणी के बारे में जानते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट है ना, वहां कौन कौन से पर्वत मिलते हैं। तो फिर अगली क्लास में हम जो प्रायद्वीपीय भारत है वहां के पर्वत देखेंगे, मध्य भारत के पर्वत देखेंगे, फिर राजस्थान वगैरह, गुजरात वगैरह सब वो कवर करेंगे अगली क्लास में। देखिए अब हम देखते हैं उत्तर पूर्वी भारत की पर्वत श्रेणियां। उत्तर पूर्वी भारत देखिए मैप में जाइए वहां नॉर्थ ईस्ट में। पश्चिम बंगाल के बाद जो असम वाला टच होता है, असम और उससे जो बॉर्डरिंग स्टेट है उनको शामिल किया मैंने आज। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले तो हमने अभी ऊपर क्या क्या पढ़े? कांगटो और नामचा पर्वत पढ़ा है ना, ग्रेट हिमालय में, भूलना मत। अब यहाँ 4 और पर्वत श्रेणियां वो भी मैंने देखी, जहां पे उसकी लोकेशन वहीं पे लगा है, तो आपको कितना इजी नहीं होगा याद करना। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि मतलब बाएं से दाएं लगाइए तो कितना अच्छा नहीं हो जाएगा। अभी डाफला, एक है डाफला, एक है मिरी, एक है अबोर, एक है मिश्मी। तो 4 पर्वत श्रेणियां याद करनी है आपको अरुणाचल प्रदेश में। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। 4 बार कहिए, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। कहां है ये? अरुणाचल प्रदेश। अब तो नहीं भूलोगे, ऐसे ही नोट्स बनाना, मतलब एक्चुअल अरुणाचल प्रदेश का मैप बनाओ, फिर उसमें ड्रॉ करो। खाली कॉमा 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 लगा के लिखोगे तो वो तो फिर निबंध जैसा हो जाएगा ना, याद करने में दिक्कत आएगी। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या? डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। अब हम पढ़ते हैं नागालैंड के। तो देखिए नागालैंड में क्या क्या पर्वत श्रेणियां हैं। पहले नागालैंड को ड्रॉ किया मैंने। नागा पहाड़ियां, अब ये तो कभी पूछेगा भी नहीं ना एग्जाम में, नागा पहाड़ियां गया आप नागालैंड में लगा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, ये तो एग्जाम में नहीं बनने वाला। एग्जाम में बनने वाला सारामाटी पर्वत। सारामाटी पर्वत कहां है? तो सारामाटी पर्वत कहां है? नागालैंड में। ये याद रखिए, नागालैंड में क्या? सारामाती पर्वत। कहां स्थित है? नागालैंड। नागालैंड में क्या? सारामाटी पर्वत। सारामाटी पर्वत कहां? नागालैंड। याद हो गया? 4 बार और करिए खुद ही। अब देखते हैं मणिपुर के पर्वत। तो देखिए मणिपुर में है 2 पर्वत श्रेणियां, याद रखनी है कैसे भी।
एक तो है ईशो पर्वत। ईशो पर्वत कैसे ना कनेक्ट करिए आप कि ईशो को मणिपुर से कैसे बिठाऊंगा मैं ईशो को मणिपुर में। और लेमातौल पहाड़ियां, लेमातौल कहते हैं कहीं पे लेमातौल कहते हैं, ठीक है। तो मणिपुर में ईशो पर्वत और लेमातौल पहाड़ियां, ईशो लेमातौल कहां? मणिपुर में, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम मिजोरम के। देखिए मिजोरम में क्या क्या शामिल है। फिर मिजोरम में है, सबसे पहले है लुशाई हिल्स। देखिए लुशाई हिल्स कहां है? मिजोरम। और नीला पर्वत कहते हैं और उसी को फांकी पर्वत भी कहते हैं, दो नाम है उसके, नीला पर्वत आए या फांकी पर्वत आए एक ही बात है। कहां है ये? मिजोरम में। तो मिजोरम में अच्छे से याद करिएगा, लुशाई हिल्स मिजोरम में है। और नीला या फांकी पर्वत कहां है? वो भी मिजोरम में। नीला पर्वत कहां है? मिजोरम में। फांकी पर्वत कहां है? मिजोरम में। नीला पर्वत का ही नाम है वो। लुशाई हिल्स कहां है? मिजोरम। चलो इतना हुआ आपको। अब हम देखते हैं त्रिपुरा के। त्रिपुरा में क्या क्या शामिल है। तो त्रिपुरा का सबसे पहले मैप ड्रॉ करिए और यहां एक ही पर्वत याद रखना आपको, बेतलिंग सिप। कभी भी एग्जाम में बन जाएगा बेतलिंग सिप। आज तक सुना था आपने ना? अच्छी बात है, सुना था तो, नहीं सुना है तो शामिल करिए। बेतलिंग सिप कहां है? त्रिपुरा में है। बेतलिंग सिप त्रिपुरा में। फिर मेघालय में, अब यहां तो आपने पढ़े होंगे गारो, खासी और जैंतिया, ये तो सभी पढ़ते ही हैं। क्रम भी गारो, खासी, जैंतिया, ये तो चलो याद है, ये पूछने वाला भी नहीं है। फिर एक नोकरेक पर्वत, अगर आपको पिछली क्लास याद है मेरी भारत के राष्ट्रीय उद्यान वाली, तो मैंने उसमें एक नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान भी कराया था जो मेघालय में कराया था। फिर बालपक्रम कराया था मैंने, मेघालय में कराया था। पुराना याद करते जाइए। और राष्ट्रीय उद्यानों की जो दूसरी क्लास है वो कभी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो देखिए नोकरेक पर्वत और शिलोंग पर्वत। तो देखिए मेघालय में क्या क्या? गारो, खासी, जैंतिया, नोकरेक पर्वत और शिलोंग पर्वत, ठीक है। अब देखते हैं हम असम के पर्वतों को देखते हैं। असम में मिकिर और रेगमा। असम में दो पर्वत श्रेणियां याद रखनी है आपको, क्या? मिकिर पर्वत श्रेणी और रेगमा पर्वत श्रेणी। क्या क्या? मिकिर रेगमा कहां है ये? असम में है। चलो अब सबसे अंत में हम देखेंगे कि जो ये है, देखिए कुछ पर्वत श्रेणियां ऐसी हैं जो एक ही स्टेट में नहीं है, मतलब 3-4 स्टेटों में शामिल हुई तो कभी बन सकता है कि पटकाई भूम श्रेणी किन किन राज्यों में शामिल है, बराइल श्रेणी किन किन राज्यों में शामिल है। तो देखिए पटकाई भूम श्रेणी है ना, जो पटकाई भूम श्रेणी, वो कहां किस स्टेट में शामिल होती है? असम में आती है वो, अरुणाचल प्रदेश में आती है और नागालैंड में आती है। तो पटकाई भूम श्रेणी 3 में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में। उसी प्रकार एक बरेल श्रेणी भी है, बरेल पर्वत श्रेणी जिसे बराइल भी कहते हैं, ये भी 3 राज्यों में आती है, असम में, नागालैंड में और मणिपुर में। याद कर लोगे, अब याद ही करने वाला है यार, इसमें कोई क्या ही कर सकता है, मतलब ठीक है। पटकाई, अब कुछ अपनी लगाओ दिमाग, मतलब मैंने अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, आपको बस याद करना है। पटकाई भूम श्रेणी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। बरेल श्रेणी असम, नदी तंत्र है, उसके बारे में हम जानेंगे आज। बशर्ते पहला भाग होगा और दूसरे भाग में हम इसके अन्य तथ्यों को शामिल करते हुए इस भाग को पूरा करेंगे। आज हम जो करेंगे, एक तो नदी के बारे में जानेंगे, उसकी लोकेशन क्या है, फिर उसका उद्गम क्या है, और जो सबसे महत्वपूर्ण जो उसकी सहायक नदियां हैं ना, उनको क्रमवार और जो उनका सीक्वेंस एक्चुअल में है उसी अनुरूप पढ़ेंगे, ताकि जब कभी भी क्वेश्चन बनता है कि ऊपर से नीचे लगाइए, दाएं से बाएं लगाइए और कौन सी सहायक नदी किसकी है, तो फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम बनाकर इस सबको समझा रखा है, तो आप पूरी क्लास देखिए, जरूर से आपको फायदा होगा। आपने ऐसे पढ़ा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं पढ़ा है तो जरूर ऐसे भी पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि याद करने का मुझे लगता है जब तक आप ज्योग्राफी को पूरे मैप के साथ नहीं पढ़ते, वो उतनी अच्छी तरीके से हमें पूरे जहन में नहीं बैठ पाती। अगर अच्छी से याद करनी है तो उसको लोकेशन वाइज ही याद करना चाहिए। तो ठीक है, आज मैंने वही नदी सिस्टम किया और जिसमें मैंने 6-7 नदियों को आज शामिल किया और उनकी सहायक नदियों को भी शामिल किया है। अगली क्लास में जो भी बची हैं हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए आज जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो यही है, भारत का नदी तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। अब हम इसमें सबसे पहले महानदी के बारे में पढ़ेंगे। महानदी, देखिए महानदी को समझें तो महानदी का सबसे पहले हम जो समझते हैं कि उद्गम कहां से होता है इसका। तो उद्गम देखिए, ये सिहावा पर्वत से जो रायपुर में है, अब रायपुर छत्तीसगढ़ में, यानी महानदी छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है। वहां रायपुर में एक सिहावा पर्वत है, अब यही आएगा सिहावा पर्वत। महानदी का उद्गम क्या है? सिहावा पर्वत रायपुर में, ठीक है। और ये जाति कहां है फिर, मतलब तो ये जाति BOB का तात्पर्य है बे ऑफ बंगाल, हाँ बंगाल की खाड़ी है इसका। तो छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से उद्गम और बंगाल की खाड़ी में जाति। अब हमें कई क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि सारी नदियां देंगे, फिर पूछेंगे कि कौन सी अरब की खाड़ी में जाती, मतलब कौन सी अरब सागर में गिरती हैं और कौन सी बंगाल की खाड़ी में जाती। तो आज तो मैंने सब
जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, पूर्वी घाट की ओर बंगाल की खाड़ी में जाती है, वही शामिल किया है। ठीक है, देखिए अब सबसे जरूरी यह है कि अब हमें इन्हें सहायक नदी, इनकी सहायक जो भी नदियां हैं ना, उनको याद करें। देखिए तो मैंने सीक्वेंस में याद किया है, अच्छे से आप याद कर लो इसे। सियोनाथ हो गया, हसदो, मांद, ईब, ये ऊपर की होगी। फिर जोंक, ओंग और तेल, इन्हें ऐसे ही याद करना। कभी भी जैसे दाएं हाथ की नदियों को सहायक नदियां बताइए, बाएं हाथ की सहायक नदियां, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पूछते हैं ना वो, तो वो इन्हीं से बनता है। अब लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, जिस ओर नदी बह रही है ना वहां पर स्वयं को खड़ा करिए। अब नदी यहां को जा रही है ना, तो आप इधर को खड़े हो जाइए, यहां को ही देख के खड़े हो जाइए। तब आपका जो हाथ लेफ्ट है वो नदी का भी लेफ्ट है, तब आपका जो हाथ राइट है, यानी महानदी का जो लेफ्ट है वो ये है, जो राइट है वो ये है। मतलब जिस साइड को नदी बह रही है उसी दिशा में आप स्वयं को खड़े करिए, फिर आप जो आपकी हाथों की स्थिति है वही नदी की लेफ्ट और राइट होगी। ठीक है, समझ गए। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि महानदी की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो क्या क्या है, तो सियोनाथ, हसदो, मांद, ईब, और राइट बैंक जोंक, ओंग, तेल। एक बार और रिवाइज करते हैं। सियोनाथ, हसदो, मांद, ईब, महानदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जोंक, ओंग, तेल, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज महानदी। ठीक है, तो महानदी के बारे में इतना। ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे तो आपको याद करने में आसानी जरूर होगी। अब हम पढ़ते हैं गोदावरी के बारे में। देखिए अगर हम गोदावरी को समझने का प्रयास करें तो गोदावरी सबसे पहले वही इसका ओरिजिन पढ़ते हैं। ओरिजिन क्या है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक में, जो महाराष्ट्र में है ना, वहां एक त्र्यंबकेश्वर पर्वत है, वहां नासिक में उसका उद्गम, तो गोदावरी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है, और जाति कहां है, वही बे ऑफ बंगाल में जाती है ये भी। चलो कहां से आई कहां गई तो पता चल गया। अब पढ़ते हैं इसकी सहायक नदियों को, क्या क्या इसकी सहायक नदियां हैं। तो देखिए दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और शबरी। क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत सारी सहायक नदियां दे दी जाएंगी या फिर एक ही दे दी जाएगी, फिर बहुत सारी नदियां दे दी जाएंगी, बताइए किसकी सहायक नदी है। तो पूरी तैयारी अच्छे से करके जाइए। ठीक है, इन्हें ऐसे ही नोट्स बनाइए और याद करिए। तो गोदावरी की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो क्या क्या है, दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। बार बार याद करते हैं, दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी, दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। अब हम इनकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखें तो वो है प्रवरा, मूला, मांजरा, मानेर और किन्नरसानी। अगर आप कोमा कोमा लगा के याद करेंगे तो वो फिर पूरे ऐसे जैसा हो जाता है ना, तो याद करने में हमें दिक्कत करता है। ऐसे थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बन रहा है ना ये याद करने के लिए। तो देखिए प्रवरा, मूला, मांजरा, मानेर और किन्नरसानी, प्रवरा, मूला, मांजरा, मानेर और किन्नरसानी, प्रवरा, मूला, मांजरा, मानेर, किन्नरसानी। तो ये हुई गोदावरी की सहायक नदियां। तो महानदी और गोदावरी की याद करिए आपने। अब हम देखते हैं कृष्णा की, कृष्णा नदी। देखिए कृष्णा नदी की जाने तो सबसे पहले हम इसका उद्गम देखते हैं। उद्गम जो मैंने पिछली बार बताई थी ना, प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणियां, उसमें बताया था मैंने आपको कि यह महाबलेश्वर से होती है। महाबलेश्वर कहां, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है और यह जाती कहां है, वही बीओबी में, यानी बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में। तो उद्गम और कहां ये जाती मिलके जाती है वो तो हमें याद हो गया। अब पढ़ते हैं इसकी सहायक नदियों को। तो कृष्णा की सहायक नदियां जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो याद करें तो सबसे पहले हुआ भीमा। भीमा और कृष्ण को तो कनेक्ट कर ही सकते हो आप। भीमा, मूशी और मुन्नेरू, ये हो गई कृष्णा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियां। क्या क्या, भीमा, मूशी और मुन्नेरू, भीमा, मूशी और मुन्नेरू। अब हम इसकी दाएं हाथ की नदियों की बात करें, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तो वो क्या क्या है देखिए। वो है कोयना, वरना, पंचगंगा, दुग्ध गंगा। अब देखो इसमें कितनी महत्वपूर्ण नदियां आ रही हैं। देखिए कोयना हुई, वरना, पंचगंगा, दुग्ध गंगा, घटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। अब ये तुंगभद्रा कितनी महत्वपूर्ण है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। मालप्रभा कृष्णा की, घाटप्रभा कृष्णा की। ये तीन तो आपने बहुत सुनी भी होंगी ना। तो अपनी तरफ से संपूर्ण प्रयत्न आपको करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक बार और देखते हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को। कोयना, वरना, पंचगंगा, दुग्ध गंगा, घटप्रभा, मलप्रभा और तुंगभद्रा। कोयना, वरना, पंचगंगा, दुग्ध गंगा, घटप्रभा, मलप्रभा और तुंगभद्रा। और ऊपर की क्या क्या थी, भीमा, मूशी और मुन्नेरू। भीमा, मूशी और मुन्नेरू। तो ये हुई कृष्णा की सहायक नदियां। अब देखिए याद करिए, मतलब पहले नोट डाउन करिए फिर अच्छे से याद करिए। अब देखते हैं हम कावेरी की सहायक नदियों को। देखिए कावेरी की सहायक नदियों की बात की जाए
तो सबसे पहले इसका ओरिजिन देखते हैं। ब्रह्मगिरी से, मैंने बताया था पिछली क्लास में, ब्रह्मगिरी पर्वत कहां था? कर्नाटका में था। तो ब्रह्मगिरी से निकलती है और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाती है। चलो इतना भी हो गया। ऊपर से नीचे का क्रम भी याद करिए। सबसे पहले क्या आई? महानदी आई, फिर गोदावरी आई, फिर कृष्णा आई, फिर कावेरी आई। ऐसे भी तो पूछता है क्वेश्चन कि ऊपर से नीचे के क्रम में लगाइए, तो हर तरीके से अवेयर रहना है आपको। तो देखिए, अब हम कृष्णा की सबसे पहले लेफ्ट बैंक सहायक नदियों को याद करें तो देखिए, हेमावती, शिमशा, अर्कावती और तुरुनानानी मुत्तई, ये 4 नाम है। अब ये साउथ के नाम है ना, तो हमें तो अजीब लगेंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट के नाम या फिर उत्तर भारत के नाम नीचे वालों को दिक्कत करते होंगे, उनकी लैंग्वेज अलग है ना, तो इसलिए तुरुनानानी मुत्तई जैसा नाम हमारे लिए याद करना थोड़ा दिक्कत करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग है ना, थोड़ा लंबा नाम है, थोड़ा अजीब सा है, तो जल्दी याद हो जाते हैं मेरे ख्याल। तो क्या क्या हुई? हेमावती, शिमशा, अर्कावती और तुरुनानानी मुत्तई। हेमावती, शिमशा, अर्कावती और तुरुनानानी मुत्तई। हेमावती, शिमशा, अर्कावती और तुरुनानानी मुत्तई। तो ये हुई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब पढ़ते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को। ये क्या क्या हुई? लक्ष्मण तीर्थ, कब्बानी, सुवर्णावती। अब सुवर्णावती कितना नाम नहीं सुनते हैं? भवानी, नोइल और अमरावती। क्या क्या हुई? लक्ष्मण तीर्थ, कब्बानी, सुवर्णावती, भवानी, नोइल और अमरावती। क्या क्या हुई? लक्ष्मण तीर्थ, कब्बानी, सुवर्णावती, भवानी, नोइल और अमरावती। ये हुई कावेरी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और लेफ्ट बैंक की क्या क्या? हेमावती, शिमशा, अर्कावती और तुरुनानावती। तो नोट डाउन करिए और याद करिए। तो इतनी ये तो हुई हमारी क्या क्या हुई? महानदी पढ़ा हमने, गोदावरी पढ़ी, कृष्णा पढ़ी, कावेरी पढ़ी। अब पढ़ते हैं हम गंगा नदी के बारे में, गंगा और यमुना, फिर ब्रह्मपुत्र को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो गंगा के बारे में तो सबसे पहले तो इसका वही आता है ना कि गंगा एक्चुअल में बनती कहां पर है करके, तो हम सबसे पहले वही समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए गंगा नदी को समझना है थोड़ा। गंगा नदी, हाँ, तो सबसे पहले 4 लोकेशन याद करिए। एक हुई बंदरपूंछ यमुनोत्री, गोमुख जहां गंगोत्री, फिर केदारनाथ जहां से चौराबाड़ी ताल है, फिर बद्रीनाथ जहां सतोपंथ ग्लेशियर। ये 4 से 4 नदियां निकलेंगी और यही कहीं ना कहीं गंगा के फॉर्मेशन में अपना योगदान है। बंदरपूंछ, गोमुख, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप देख लेना। सबसे पहले बद्रीनाथ जो सतोपंथ है चमोली, वहां से क्या निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा आई, अब देखिए अलकनंदा नीचे को बही तो सबसे पहले उसमें मिली धौली गंगा। ये डायग्राम इतना याद मतलब जरूरी है ना, मतलब मैं अभी इसका एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको जो आया था। तो धौली गंगा निकली, अब वो अलकनंदा में मिली यहां पर, तो क्या बनाया उसने बनाया विष्णु प्रयाग। फिर नीचे नीचे नंदाकिनी मिली अलकनंदा में, उसने क्या बनाया? नंद प्रयाग। फिर नीचे नीचे पिंडर नदी मिली अलकनंदा में, उसने क्या बनाया? कर्ण प्रयाग। फिर देखिए अभी तक का क्या था, एग्जाम में क्वेश्चन क्या बना था पता है? कौन सा प्रयाग मतलब कौन सी नदी है जो दाएं साइड से आकर मिलती है। अब देखिए नदी कहां को बह रही है? यहां को। अब खुद को इसी दिशा में खड़ा करिए नीचे की, तो यहां क्या हुआ? दायां हुआ, यहां बायां हुआ। देखिए ये तीनों नदियां क्या है? ये बाएं साइड से मिली, लेकिन जो मंदाकिनी है वो दाएं साइड से मिली। यही क्वेश्चन बना था किसी एक एग्जाम में, मुझे याद है कि इन चारों में से कौन सी नदी है जो राइट हैंड साइड से मिलती है, तो वो कौन सी है? मंदाकिनी है। अब जब तक आप ऐसे नहीं पढ़ोगे तो कैसे पता चलेगा आपको कोमा कोमा लगा कि कौन सी नदी कहां से किस दिशा से आकर मिल रही है। तो इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ज्योग्राफी के तो एटलीस्ट डायग्राम से पढ़ने की पूरी कोशिश करिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अलकनंदा में धौली गंगा मिली, विष्णु प्रयाग बना। नंदाकिनी मिली, नंद प्रयाग बना। पिंडर नदी मिली, कर्ण प्रयाग बना। अब मंदाकिनी बायां जो दायां हाथ है ना, राइट बैंक है, वहां साइड से आ रही, ऊपर से आ रही, ये सब यहां से आ रही थी। अब ये मंदाकिनी मिली तो रुद्र प्रयाग बना। फिर भागीरथी नदी मिलती है, जहां पर भागीरथी और जो ये अभी तक अलकनंदा आई थी वो देव प्रयाग में मिलते हैं, यहां पर फिर ये गंगा बन जाती, पता है आपको। फिर भागीरथी में एक भिलंगना नदी मिलती है जहां पे टिहरी डैम है, वहां मिलती है, ये भी पता है आपको। फिर वही प्रयागराज यूपी में गंगा भी और यमुना भी मिलती हैं, यहां पर दोनों का संगम हो जाता है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या देखे? बंदरपूंछ, गोमुख, केदारनाथ और बद्रीनाथ। सबसे पहले अलकनंदा आई बद्रीनाथ सतोपंथ से, धौली गंगा मिली, विष्णु प्रयाग बना। नंदाकिनी मिली, नंद प्रयाग बना। पिंडर नदी मिली, कर्ण प्रयाग बना। फिर केदारनाथ चौराबाड़ी था जो ये दाएं हाथ के साइड से, वहां से मंदाकिनी आई रुद्रप्रयाग में। फिर गोमुख गंगोत्री से भागीरथी आई, उसमें भिलंगना मिली टिहरी डैम पे। फिर वो देवप्रयाग में अलकनंदा से मिली तो वहां पे गंगा बन गई। फिर ये गंगा और यमुना प्रयागराज में मिले तो ये दोनों का संगम होता है। अच्छे से नोट डाउन करिए, मैं जितना कर सकता हूं वो जरूर कर रहा हूं आपके लिए। अब हम पढ़ेंगे गंगा की सहायक नदियों को अच्छे से। अब ये तो अभी तक गंगा बनी है ना यहाँ पे, अब हम इसके सहायक नदियों को पढ़ेंगे। देखिए तो गंगा में सबसे पहले रामगंगा नदी मिलती है, आपको पता है। सबसे पहले गंगा आई, अब कहां से बनी तो पता है, कहां जा रही है ये? बे ऑफ बंगाल में ही जाएगी, बंगाल की खाड़ी में जाएगी।
पद्मा नाम से सुना होगा आपने। फिर वो ब्रह्मपुत्र आएगी ऊपर से जमुना नाम से, फिर दोनों मिलेंगे, फिर मेघना बनेंगे। अभी पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आई रामगंगा, मिली गंगा में, फिर गोमती मिली, फिर घाघरा मिली, फिर गंडक मिली, फिर बूढ़ी गंडक मिली, फिर कोशी मिली, फिर महानंदा मिली। ये तो जरूर याद करना है आपको, जब एग्जाम में क्वेश्चन टपक जाएगा ना और छूटेगा उसके बाद याद नहीं करना है, उससे पहले याद करना है क्या क्या। और ये कौन से हाथ की नदियां हैं, देखिए कहां को बह रही है नदी, यहां को बह रही है, तो खुद को यहीं खड़ा करिए, तो ऊपर वाला हाथ हमारा बायां हो जाएगा, नीचे वाला दायां हो जाएगा। तो ये हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे हैं ऊपर की, ठीक है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा, ये हुई लेफ्ट बैंक। अब हम पढ़ते हैं राइट बैंक। नीचे से कौन कौन मिली, फिर यमुना आई, सोन आई। सोन की एक सहायक नदी है रिहंद, रिहंद सोन में मिल जा रही है, ये देखो आप, सोन पूरी ये है, रिहंद सोन में मिल जा रही है। तो सोन जिसकी सहायक नदी रिहंद है, और पुनपुन, ये 3 नदियां तो हैं। फिर बंगाल में एक फरक्का बैराज बना रखा है हमने। फरक्का बैराज में ये हुगली नदी है ना, जो ये ऊपर को नहीं जा रही है, फरक्का बैराज से, गंगा से ही ये नदी नीचे को निकाली गई है, हुगली है जो फरक्का बैराज बनाया हमने, यही गंगा से हमने ये हुगली नदी नीचे को लाए है, ठीक है। ये ऊपर को नहीं जा रही है, नीचे को आ रही है हुगली, इसी में से फरक्का बैराज से हमने नीचे को पानी लाया इसका। तो क्या क्या हुए, यमुना, सोन और रिहंद और पुनपुन, और फरक्का बैराज पर गंगा नदी से हमने हुगली को नीचे को लाए, और बे ऑफ बंगाल में एक कर ही लोगे ना। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। नीचे से यमुना, सोन जिसकी सहायक रिहंद, फिर पुनपुन, फिर फरक्का बैराज बनाया हमने, वहां से हुगली नदी को नीचे लाए। कर लोगे यार, ठीक है। अब करते हैं हम लोग अगली जो भी नदी बची, अब बची है यमुना। अब हम पढ़ते हैं यमुना की। यमुना कहां से उद्गम हुआ, ऊपर बताया है मैंने, यमुनोत्री वाला बताया है। और कहां जाती है, प्रयागराज में गंगा में मिलती है। अब सहायक नदियां पढ़नी है हमें ऊपर से, यानी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, हिंडन हो गई, वरुणा हो गई और टोंस नदी हो गई, ये 3 नदियां लेफ्ट बैंक हुई। फिर राइट बैंक, इनका क्रम बहुत जरूरी है नीचे वालों का, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अब ये आपको सिंध कोमा लगा के करोगे, सिंध, चंबल, केन, बेतवा, उल्टा नहीं करना है, क्रम में ही पूछेगा एग्जाम में भी कि सीक्वेंस में लगाइए, बाएं से दाएं लगाइए इन्हें। तो क्या क्या है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। CS के करिए, बीच में भी डाल देना है आपको, CS के से पहले भी डाल देना। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो गंगा की क्या क्या हुई, ऊपर की हुई लेफ्ट बैंक हुई हिंडन, वरुणा, टोंस, राइट बैंक हुई चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। कर लोगे, अच्छे से याद करिए। अब हम पढ़ते हैं आज की अंतिम नदी, वो है ब्रह्मपुत्रा। सबसे पहले ब्रह्मपुत्रा का उद्गम देखते हैं, कहां से, चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर। चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर कहां का है, ये तिब्बत में है, जो चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर, यहां से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। और तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो नाम से जानते हैं। यारलुंग सांगपो किसका नाम है, ये ब्रह्मपुत्रा का ही नाम है, लेकिन तिब्बत में है इसका। तो उद्गम हुआ चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर से, तिब्बत में है, इसका नाम यारलुंग सांगपो, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी सहायक नदियों को। तो देखिए सबसे पहले यहां से चेमांग युंग ग्लेशियर से आई, यारलुंग सांगपो नाम से आई। फिर अब भारत में जब ये एंटर करती है तो वहां पे योंग्याब पास आता है। जब मैं भारत के माउंटेन पासेस पढ़ाऊंगा आपको तो अब योंग्याब दर्रे के बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी भी बता दे रहा हूं कि जब ब्रह्मपुत्र भारत में एंटर करती है तो वहां पर हमें योंग्याब दर्रा मिलता है। ये आएगा एग्जाम की, कौन से दर्रे से भारत में एंटर करती है, योंग्याब पास से, ठीक है। अब देखिए, अब इसके सहायक पढ़ते हैं। सबसे पहले हुई सुबंध। अब देखो यहां पे आप नीचे को खड़े हुई, नीचे की दिशा में आ रही है, तो इसका लेफ्ट क्या हुआ, ये हुआ नहीं लेफ्ट। नीचे को देखोगे तो आपका यहां को राइट हाथ जाएगा और यहां को लेफ्ट हाथ आएगा, तो लेफ्ट बैंक ये हुई। तो देखिए लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है इसकी, सुबनसिरी सबसे पहले, फिर कामेंग, मानस, संकोस, तीस्ता। मानस कहां पढ़ा था हमने, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, ठीक है। तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोस और तीस्ता, ये हुई कौन सी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक हुई ना ये। अब लेफ्ट बैंक क्या क्या, दिहांग, दिबांग और लोहित, दिहांग, दिबांग और लोहित। कर लोगे याद, देखिए सहायक नदियां याद करिए, लेफ्ट और राइट तो फिर आगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन की बात है। सबसे पहले तो सहायक नदियां याद होनी, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोस और तीस्ता, दिहांग, दिबांग और लोहित, ये हुई इसकी सहायक नदियां। फिर अभी देखो जो मैंने बताया, अब गंगा आई थी बे ऑफ बंगाल में, फिर पहले वो बांग्लादेश में एंटर करती है ना, अब बांग्लादेश में उसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा नाम हो जाता है। अब यहीं से ये ब्रह्मपुत्रा भी आती है, बांग्लादेश में एंटर करती है, तो यहां पे इसका नाम हो जाता है जमुना, मैंने लिखना भूल गया, जमुना। फिर जमुना और पद्मा जब मिलते हैं तो ये बनते हैं मेघना, और फिर जाते हैं बे ऑफ बंगाल। समझे क्या हुआ, ब्रह्मपुत्रा आ रही है, यहां से गंगा आ रही है, दोनों बांग्लादेश में जाने वाले हैं। गंगा बांग्लादेश में गई तो पद्मा नाम हुआ,
ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में आई तो जमुना नाम हुआ। फिर दोनों बांग्लादेश में मिले, ये पद्मा जमुना यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र मिले और वो बने मेघना, तब जाकर वो बे ऑफ बंगाल मिले। कितनी अच्छी स्टोरी। यहाँ पे जमुना लिख लेना आप। जब ये ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाती है ना तो इसका नाम जमुना हो जाता है, जैसे इसका पद्मा हो। फिर ये और ये दोनों मिले तो मेघना बने, फिर बे ऑफ बंगाल। तो ये थी आज की क्लास, अच्छी थी, आप जरूर देखिए इसे और फायदा उठाएं। अब मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।